सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझा है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, मैकेनिकल एनर्जी समझा था और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। असली नियम, ओरिजिनल नियम, हर जगह वैलिड होने वाला लॉ वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका एक अप्रोक्सीमेशन होता है, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो देन मैकेनिकल एनर्जी विल कंजर्व। काइनेटिक प्लस इनिशियल का, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का इनिशियल वैल्यू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के फाइनल वैल्यू के बराबर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड पावर का कंसेप्ट। आप कहेंगे साहब आपका सर्कुलर मोशन खत्म ही नहीं हो रहा, हमने तो एक ही साथ पढ़ लिया था सर्कुलर मोशन। गलत पढ़ा था, जिसने पढ़ा था उसने भी गलती करी थी। एक साथ कभी सर्कुलर मोशन खत्म हो ही नहीं सकता है। जिस तरीके से आप मोशन पढ़ते हो काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिकल पैरामीटर ऑफ मोशन पढ़ते हो, फिर आप पढ़ते हो कॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, फिर एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ते हो वर्क एनर्जी थ्योरम में। उसी तरीके से काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, मोशन इन अ प्लेन में। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर और लीनियर पैरामीटर के बीच में रिलेशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, at इज इक्वल टू आर अल्फा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ा था, v स्क्वायर बी आर। ये सारी चीजें हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, जो कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर था। फिर हमने लॉज ऑफ मोशन के लास्ट सेक्शन में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा, जहां पे हमने सर्कुलर मोशन के कॉज के बारे में बात करी। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसको कौन चलाता है, फोर्सेस के बारे में बात किया। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट को बेंड होने के लिए, मतलब कहीं टर्न होने के लिए वो बेंड हो जाता है, क्यों बेंड हो जाता है। मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड, मोशन ऑफ कार ऑन अ स्मूथ लेवल, डिस्क का मोशन समझा था, डेथ वेल के प्रॉब्लम को समझा था। तो जहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा था वहां पे फोर्स के कंसेप्ट को समझा था, क्योंकि फोर्स का कंसेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता है। और फिर हमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा। इस वर्क एनर्जी पावर में सर्कुलर मोशन का एनर्जी एनालिसिस करेंगे। तो तीन अलग अलग सेक्शन हो गए ना साहब, यस, ये तीन अलग अलग सेक्शन हो गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है साहब। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल पे मूव करेगा तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल में पार्टिकल अगर घूमता रहा, समझना थोड़ा, हॉरिजॉन्टल लेवल में पार्टिकल अगर घूमता रहा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, हाँ, क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में रहेगा। लेकिन अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन किया, वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका वर्टिकल पोजीशन चेंज हो रहा है, जिसके वजह से इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मेन एनालिसिस करते हैं हम इसमें। अच्छा ये बात है, तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी का एनालिसिस करेंगे। यस, क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम अप्लाई होगा? हाँ। तो असल में थोड़ा समझना कि हम ऐसे सवाल में पूछूं आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है ना, वर्टिकली अपने मीन पोजीशन पे है, वर्टिकल लाइन से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको मैंने v वेलोसिटी दिया। तो जब ये थीटा एंगल पे घूम जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो सर इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कर सकते हैं। तो असल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक टॉपिक नहीं है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉट अ टॉपिक। किताबों में, एनसीईआरटी में हर जगह इसको टॉपिक की तरह लिखा हुआ है, लेकिन इसको टॉपिक की तरह पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। मैं तुम्हें कब पढ़ा दूंगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब पढ़ा दूंगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट एक टॉपिक नहीं, एक सवाल है, अ क्वेश्चन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और नॉट अ क्वेश्चन, ए गुड क्वेश्चन। एक ऐसा सवाल, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक सवाल है बस। पर एक सवाल, हाँ एक ही सवाल है, बट वो एक सवाल इतना इंटरेस्टिंग है कि हमने उसमें बहुत सारा एनालिसिस किया, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी। वो 10-20 पेज में 10-20 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लिया एक ही सवाल में, इसीलिए वो एक टॉपिक बन गया। बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को दिमाग में रखिए कि एक टॉपिक नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है। If at a mean position velocity is given is v naught, then find velocity at angle theta from mean position. क्या फोटो बनाया यार, समझना है यहां पे।
ये सवाल कह रहा एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया। क्या लिया बेटा? एक ऑब्जेक्ट लिया। ये देखो एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको स्ट्रिंग से, एल लेंथ के स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और एम मास का ब्लॉक था, उसको मैंने वेलोसिटी दे दिया v नॉट। जब उसको मैंने v नॉट वेलोसिटी दिया तो मैंने पूछ लिया कि जब वो थीटा एंगल घूम जाएगा इसी सर्कुलर पे पाथ पे एल लेंथ के स्ट्रिंग से अटैच रहते हुए, तो थीटा एंगल घूम जाने के बाद इस एम मास का जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। ये क्या है? एक टॉपिक है कि क्वेश्चन है? सर एक तो एक सवाल है, ये एक बढ़िया सवाल है, यहां से ये अटैच है, जब इसको मैंने घुमा दिया तो थीटा एंगल घूम जाएगा, उस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी बताना है। क्या मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं? तो बेटा यहां पे बॉल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक आपका ग्रेविटेशनल नीचे mg और दूसरा इस स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर। तो किसी भी इंस्टेंट पे आप देखें तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा जीरो, क्योंकि देखो ये बॉल का मोशन में आना, इसका डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में एंगल देखना कितना है, 90 डिग्री। किसी भी इंस्टेंट पे ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में चल रहा होगा और टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी इधर है, टेंशन इधर, एंगल 90 डिग्री बनेगा। वेलोसिटी इधर है, टेंशन इधर है, एंगल 90 डिग्री बनेगा। अगर एंगल ये 90 डिग्री बन रहा, अगर एंगल कितना बन रहा बेटा? 90 डिग्री बन रहा। समझ में आया कि नहीं आया? 90 डिग्री एंगल बन रहा, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क कर कौन रहा? तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पे वेलोसिटी देखिए, किसी थीटा एंगल पे घूम जाने के बाद अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा यहां पे मैं चाहता तो डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लिख देता, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने आपको समझाया कि मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम क्यों अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये टेंशन, है ये टेंशन। ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं है ये टेंशन बा, लेकिन इस टेंशन की वजह से वर्क डन क्या है? जीरो। इस टेंशन की वजह से वर्क डन क्या है? जीरो। मैं लिखूंगा के प्लस पी का इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू के प्लस पी का फाइनल वैल्यू। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट, सॉरी एक सवाल है। सर पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, तो यहां पे लाइन पे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वहीं पे रेफरेंस पॉइंट मान लो जहां से कंफ्यूजन क्या हो, आपको निकल बहुत मिनिमम कंफ्यूजन ना हो, आपको वहीं पे आपको मानना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? वहीं पे आपको मानना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या माना? रेफरेंस पॉइंट माना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एल लेंथ नीचे होने की वजह से इसका होगा आइडेंटिक हो जाएगा आपका हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस mgl। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, इस इंस्टेंट पे ये v स्पीड से चल रहा होगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा, यहां से देखो ये लेंथ है l, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपने यहां जीरो माना है, तो ये रेफरेंस लाइन बन गया। इससे कितना नीचे है तो ये लेंथ आपको देखना पड़ेगा। एल का कौन सा कंपोनेंट आएगा? ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये एल का वर्टिकल कंपोनेंट लोगे एल कॉस थीटा, तो यहां से यहां तक होगा ये एल कॉस थीटा, तो लिखोगे माइनस एम जी एल कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये लाइन आपको लिखना है। यहां पे वेलोसिटी मैंने वी नॉट दिया है, जब ये थीटा एंगल चल चुका होगा वहां पे आपको वेलोसिटी निकालना है। तो जब आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, ध्यान से देखिए, एम 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 और एम कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन में बचेगा वी नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एम, सॉरी एम नहीं जी एल, और ये जो टर्म है ना माइनस एम जी एल कॉस थीटा, उसको उधर ले जाओ तो ये होगा प्लस जी एल कॉस थीटा। सर एम छूट गया, अरे भाई एम यहां भी कैंसिल कर लिया, बचा क्या इधर? तो सर इस तरह बच गया वी स्क्वायर बाई 2। ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर लो। सर ये दोनों में 2 नहीं है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 आप एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बना वी स्क्वायर जिसकी वैल्यू आई है वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gl cos थीटा माइनस 2gl, ये वी स्क्वायर की वैल्यू है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का होल स्क्वायर
प्लस 2gl cos थीटा माइनस 2gl। तो हमें तो वेलोसिटी चाहिए ना, हाँ लिखो वेलोसिटी लिखो बेटा, तुम वेलोसिटी लिखो। v इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर v नॉट का होल स्क्वायर प्लस, अब चाहो तो 2gl कॉमन निकाल सकते हो, 2gl यहां पे देखो 2gl, जैसे 2gl कॉमन निकालोगे ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1। इतना सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर लिया, कर लिया। यहां पे मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी दी मैंने v नॉट, तो थीटा एंगल पे जाने के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा v, ये हमने निकाल लिया। लेकिन मास्टर ने जो कैलकुलेशन किया है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो सही होगा? क्या आपको मास्टर पे भरोसा है? आपका जवाब होना चाहिए सर ठीक है, भरोसे वाली बात अलग है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन वाली बात अलग है। हमें तो एमआर स्टार पे भरोसा है, मास्टर पे नहीं है। अच्छा, क्या कर लेगा एमआर स्टार? तो एमआर स्टार मुझे ये फील करा देगा कि सही है या गलत है। क्या है एमआर स्टार? तो एमआर स्टार बस कुछ बेसिक बातें हैं। सबसे पहले एमआर स्टार कहता है कि जब भी कोई चीज डिराइव करो या आंसर निकालो, उसको डायमेंशनली जरूर फील करो। ठीक है, और डायमेंशनली फील करते हैं। तो पिछले चैप्टर्स में एनएलएम में आपने सर्कुलर डायनेमिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, एक कार चल रहा है और लेवल रोड पे मुड़ गया, तो कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से मुड़ सकता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशन 0 होता है, मतलब डायमेंशन लेस होता है। तो रूट आर जी का डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल आएगा। और यहां भी देखो, इत्तेफाक से देखो, रूट एल लेंथ है और जी है, रूट एल जी बन रहा है। जब आप बैंक रोड पे चले थे या साइक्लिस्ट है ना, साइक्लिस्ट का बेंडिंग हुआ था, उस केस में वेलोसिटी आया था रूट अंडर आर जी टैन थीटा। याद करो, v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा। तो आपको नहीं लग रहा पूरे एनएलएम में वर्क एनर्जी पावर में जहां पे ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू आती है तो रूट अंडर एल जी का डायमेंशन बनता है। ये डायमेंशन वेलोसिटी का होल स्क्वायर और ये भी डायमेंशन वेलोसिटी का होल स्क्वायर, cos थीटा और 1 का कोई डायमेंशन है नहीं। तो वेलोसिटी का होल स्क्वायर, वेलोसिटी का होल स्क्वायर, वेलोसिटी का होल स्क्वायर, रूट लगेगा तो वेलोसिटी आ जाएगा। सुनो अच्छे से, और यहाँ पे लिख लेना कि डायमेंशनली कैसे हमने वेरीफाई किया। और ये वाली बात भी लिखना कलम कॉपी लेके बैठा करो और ये लिखो कि यार 3 4 5 जगह पे तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये हमें याद होना चाहिए कि जब भी वेलोसिटी पूछा जाए रूट एल जी आर जी के टर्म्स में हो तो आंसर रूट जी एल जी आर वाला होगा। नीट 2015 में भी सवाल पूछा था, 4 ऑप्शन में एक में था वेलोसिटी पूछा था, एक में था रूट अंडर आर जी, एक में था आर बाई जी, दूसरे में था जी बाई आर, तीसरे में था आर स्क्वायर जी। तो आपको ये फील आना चाहिए कि कौन सा सही होगा। चलो सर, एक तो डायमेंशन। दूसरा एमआर स्टार कहेगा कि सवाल बताओ क्या है। तो सवाल ये है, एक ब्लॉक को हमने वर्टिकल पोजीशन से, इफ एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज v नॉट, यहां पे वेलोसिटी v नॉट दिया, तो जब ये थीटा घूम जाएगा क्या हो जाएगा? थीटा घूम जाएगा, उसी इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी बतानी है। थीटा कितना है सर? थीटा है, कितना हो सकता है सर? कुछ थीटा चला गया होगा 40 30 55, ओके 10 डिग्री, हाँ यहां से 10 डिग्री घूम गया, उस इंस्टेंट में वेलोसिटी बताओ। मीन पोजीशन में वेलोसिटी v नॉट दिया, 10 डिग्री घूम जाएगा, उस इंस्टेंट में वेलोसिटी बताओ। तो ध्यान से सुनना, 10 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री अगर वैल्यू है तो 0 डिग्री भी एक वैल्यू है। मैं बोल रहा हूं यहां से पार्टिकल को मैंने v वेलोसिटी दिया, जब ये 0 डिग्री चला जाएगा उस इंस्टेंट में वेलोसिटी बताओ। 0 डिग्री चला जाएगा मतलब यहां से थ्रो किया और 0 डिग्री चला गया, मतलब यही है। तो वेलोसिटी कितनी होगी? v नॉट होगी। मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड v इज मस्ट बी इक्वल टू v नॉट, v मस्ट बी इक्वल टू v नॉट, v मस्ट बी इक्वल टू v नॉट। तो चलो देखो, यहां जैसे ही मैंने 0 रखा, cos 0 होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0, तो पूरा टर्म 0, रूट अंडर v नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट। फील आया कि नहीं आया? सर अगर 90 डिग्री हो और 90 डिग्री वेलोसिटी पूछे तो रख के देखो ना 90 डिग्री पे क्या आ रहा है। अगर थीटा को आप 90 रखोगे बेटा तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो v इज इक्वल टू आएगा आपका रूट अंडर v नॉट का होल स्क्वायर, ये टर्म 0 तो माइनस 2gl। कई बार सवाल ऐसे पूछते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी किताबों में, टेस्ट में, नीट में से पूछे जा चुके हैं। एक स्ट्रिंग से बॉल को अटैच किया, इसको कितना वेलोसिटी दो, या इसको यहां पे v नॉट वेलोसिटी दिया, तो जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उस इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी होगी? अगर ऐसा रखा हुआ है, मैंने इसको यहां पे v नॉट वेलोसिटी दिया, तो जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जहां से अटैच है उसके लेवल में आ जाएगा, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मतलब मीन पोजीशन पे मैंने इसको वेलोसिटी दिया v नॉट, तो जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा? ये रहा v इज इक्वल टू रूट अंडर v नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2gl। बताओ क्या मैंने आपको एक सवाल कराया कि कोई कंसेप्ट समझा रहा हूं? एक सवाल कराया, वो भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है।
और आप कहीं भी देखोगे, किसी भी किताब में देखोगे तो इसको एक थ्योरी से पढ़ाना शुरू करते और यही से पढ़ाना शुरू करते एग्जैक्टली। मैंने एक सवाल कराया बस तुम्हें, और कुछ भी नहीं कराया। ठीक है सर, नेक्स्ट बताओ। इफ वेलोसिटी गिवन एट अ मीन पोजीशन इज v0, मीन पोजीशन में मैंने यहां पे वेलोसिटी क्या दिया, इसको v0 दिया। देन फाइंड टेंशन एट मीन पोजीशन एंड एट पॉइंट q। यहां पे मान लो कोई q पॉइंट है, तो यहां पे और यहां पे टेंशन बताओ। अरे टेंशन निकालने वाला काम तो एनएलएम में बहुत किया है, आपको याद है मैंने ऐसे एक सवाल कराया, रास्ता जा रहा, गड्ढा हो गया, फिर ऊपर उठ गया, फिर सर्कुलर पाथ का बहुत सारे सवाल कराया। सर्कुलर पाथ के सवाल को, जब भी सर्कुलर पाथ का सवाल हो, आपको एफबीडी बनाना हो, तो कहां से बैठ के एफबीडी बनाएंगे, बाहर से कि अंदर से? सर कहीं से बैठ के बना लेंगे। वह सुन, रामलाल बनना है तुम्हें, रामलाल बनने के लिए तुम्हें अंदर चिपकना पड़ेगा इससे। तो जब तक इससे नहीं चिपकोगे तब तक तुम्हें पता है कि तुम क्या नहीं कर पाओगे, और जब इससे चिपक जाओगे तो तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाओगे। तो रामलाल हमेशा इससे चिपक के फिर इसका एफबीडी बनाएगा। इसी इंस्टेंट पे अगर आपको टेंशन निकालना है तो आप कहेंगे एफबीडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मीन विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। बेटा ये एम, नीचे बताओ फोर्स mg, ऊपर बताओ फोर्स t। फिर तो बहुत पुरानी बात है, तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वही काम यहां पे कर रहे हैं। हमें जो पढ़ के हम आगे आ चुके हैं, तो पीछे पढ़ी गई चीजों का एप्लीकेशन आगे होता है, समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पे हमने को टेंशन निकालना है, तो और टेंशन की वैल्यू उसने T1 दी है, तो चलो T1 मान लेते हैं, कोई बुराई नहीं है जी। यहां पे क्या मान लेते हैं, T1। रामलाल एक सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए ऑब्जेक्ट में, मतलब वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा जिसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगाएगा, और वो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv0 का होल स्क्वायर बाई l। तो यहां पे जो इसका टेंशन आ जाएगा, नीचे वाला फोर्स mg, ऊपर वाला फोर्स mv0 का होल स्क्वायर बाई l। यहां पे टेंशन की वैल्यू कुछ ही आएगा। और आपसे क्या पूछा कि जब पार्टिकल q पोजीशन में पहुंच गया थीटा एंगल घूम के, इस इंस्टेंट पे भी टेंशन T2 बताओ। तो इस इंस्टेंट पे टेंशन निकालने के लिए इसी इंस्टेंट पे पीडी बनाओगे, इसी इंस्टेंट पे पीडी बनाओगे, तो यही बना लो बेटा। देखो नीचे की तरफ आपका लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस तरफ आप T2, तो टेंशन आपने लगाया ही है। कोई और फोर्स? हाँ, अगर यहीं पे बैठ के बनाओगे बेटा एफबीडी, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमेशा सेंटर के बाहर लगता है, लेकिन जितनी वेलोसिटी यहां पे होगी उसी के टर्म्स में आएगा। अगर मान लो यहां पे वेलोसिटी v है, तो आपको कैसे पता? हमें नहीं पता। मैंने तो यहां वेलोसिटी v0 दिया है, यहां पे वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि कुछ v है। अगर यहां पे वेलोसिटी बेटा v है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा mva का, वो mva स्क्वायर बाई r। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब जानते हो कि इस पॉइंट पे पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा, तो इस लाइन में नेट फोर्स 0 होगा। अगर इस लाइन पे नेट फोर्स 0 होगा, तो mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो T2 बराबर आप बोलेंगे mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा। अरे इस लाइन के लॉन्ग बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, और थीटा देखो वर्टिकल से थीटा पे है, इसी रेडियस से बाहर की तरफ लगा है, तो ये हो जाएगा आपका mba स्क्वायर बाई r। ओ हो सर इसमें क्या है, ये तो सही बा हो, इसमें क्या है ये आया। लेकिन एक चीज नोटिस करना, हमें वी स्क्वायर नहीं पता। हाँ सर हमें वी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। वी स्क्वायर पिछले सवाल में निकाला था ना, यूज कर लो ना बेटा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू v0 का होल स्क्वायर प्लस 2gl cos थीटा माइनस 1। देखो v इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर प्लस 2gl cos थीटा, 2gl ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1। तो आप v0 का होल स्क्वायर यहां पे यूज कर सकते हैं। तो लास्ट रिजल्ट से v स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, तो जो टेंशन आएगा T2 पॉइंट पे वो आ जाएगा बेटा T2 इज इक्वल टू m बाई रेडियस की जगह पे आप r रखिए, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, क्योंकि यहां पे रेडियस l के इक्वल है। तो बताइए क्या लिखेंगे, m बाई l। v स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, v0 का होल स्क्वायर प्लस 2g cos थीटा 2gl cos थीटा माइनस 2gl। देख लो एक बार, v इज इक्वल टू आया था v0 का होल स्क्वायर 2gl cos थीटा माइनस 2gl। v इज इक्वल टू v का होल स्क्वायर आया गया v0 का होल स्क्वायर प्लस 2gl cos थीटा माइनस 2gl, 2gl cos थीटा माइनस 2gl। यहां पे वेलोसिटी v0 दिया है, इस इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा हम निकाल चुके थे, तो एक्सप्रेशन है।
तो बताओ T2 इज इक्वल टू हो गया यहां पे, अच्छा प्लस ये रखो ना mg cos थीटा, अरे इसका mg cos थीटा यहां पे तो v स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है ये, अरे भाई mv स्क्वायर बाई l था ये टर्म, तो v स्क्वायर की वैल्यू पुट करी प्लस mg cos थीटा एज इट इज लिखा। अब यहां पे m बाई l से इस तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला टर्म तो बहुत इजी हो जाएगा, mv नॉट का होल स्क्वायर बाई l प्लस m बाई l से मल्टीप्लाई करा तो l से l कैंसिल, यहां पे m आ जाएगा, तो 2mg cos थीटा, और यहां पे mg cos थीटा एक और है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्लस 3mg cos थीटा माइनस m बाई l गया, l से l कटा है ना, देखो l से l कटेगा 2gm, तो माइनस 2g 2mg माइनस 2, अरे m मल्टीप्लाई हुआ और l भी मल्टीप्लाई हुआ था नीचे, तो l से l कट गया माइनस 2mg। ये एक्सप्रेशन आया है आपके टेंशन का। अब फिर से वही बात कि सर आप पे कैसे भरोसा करें, तो मेरे पे भरोसा करना बड़ा आसान है, नहीं सर आप पे नहीं करेंगे, हम MR स्टार पे करेंगे। हो मोक्ष पाने की आदत हो गई है, वो MR स्टार से मिलेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। MR स्टार क्या कहता है, यहां पे वेलोसिटी v0 दी और किसी थीटा पे जाकर टेंशन निकाला, तो यहीं पे पहले फील कर लेना, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो हमें पता है टेंशन की वैल्यू आएगी नीचे mg और नीचे ही mv स्क्वायर भैया, ये आना चाहिए, हमने पहले ही पढ़ लिया ये आना चाहिए। अगर थीटा 0 है यहीं पे, थीटा 0 है यहीं पे, तो नीचे mg और नीचे ही mv नॉट का होल स्क्वायर बाई l, ये हमने निकाला भी है, फिर ये हमने निकाला भी है, देखो ये हमने निकाला भी है, ये हमने इधर निकाला भी है, तो थीटा 0 रख दो तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही थीटा 0 रखो cos 0 0 हो जाएगा, तो सॉरी cos 0 1 हो जाएगा, जैसे ही थीटा 0 रखो cos 0 1 हो जाएगा, तो 3mg में से 2mg जाएगा तो mg बचेगा, तो T2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l प्लस mg। सवाल समझ आया? हाँ सर आया। क्या ये लॉजिक समझ आया? हाँ सर लॉजिक भी समझ आया। तो मान लो कई बार बच्चे इसको याद रखता और गलती से तुमसे गलती हो रहा कोई टर्म, जैसे ये माइनस प्लस में याद रह गया, तुम्हें तीनों को तूने प्लस कर दिया, या इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, या कॉस की जगह पे साइन रख दिया, 1 सेकंड में वेरीफाई हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे साइन होना गलत प्रूफ हो जाएगा। अगर साइन होता, थीटा को 0 रखोगे, साइन 0 हो जाता है 0, तो यहाँ आएगा mv नॉट का होल स्क्वायर बाई l माइनस 2mg, थीटा 0 रखने पे, जबकि थीटा 0 रखने पे ये आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब यहाँ माइनस होगा और यहाँ कॉस थीटा होगा। एक ही लॉजिक से सारे पॉसिबल गलत वेरीफाई हो जाएंगे। बताओ मजा आया कि नहीं आया? यस सर, ठीक बा। अब समझना, मान लो यहां पे मैंने इसको कनेक्ट किया, इस पॉइंट पे m मास के ऑब्जेक्ट को मैंने v0 वेलोसिटी दिया। कितनी वेलोसिटी दी मैंने? v0। तो मुझे इस पॉइंट पे A पे, B पे, C पे और D पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो सर अभी तो वही सवाल किया था, तो वहां पे सवाल में किसी थीटा पे निकाला था, और किसी भी थीटा पे टेंशन क्या आया था वो देखिए, किसी भी थीटा पे जो टेंशन आया था वो मीन पोजीशन पे गिवन वेलोसिटी mv नॉट का होल स्क्वायर बाई l प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg आया था। देखो आया था या नहीं आया था, निकाल लो। यस सर यही आया था। ए पॉइंट पे टेंशन कितना होगा फिर से निकालते हैं। तो सर ए पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए, हमें रखना पड़ेगा थीटा को 0 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन से यहां पे थीटा मान के हमने किसी भी थीटा एंगल पे यहां पे टेंशन का एक्सप्रेशन लिखा है। वो टेंशन का एक्सप्रेशन है मीन पोजीशन पे गिवन वेलोसिटी के टर्म्स में। अगर आप मुझे यहां का वेलोसिटी दे दोगे तो एफबीडी बना के तुरंत मैं लिख लूंगा, वो ज्यादा आसान है। लेकिन तुम वेलोसिटी मुझे यहां दे रहे हैं, बताओ इसमें 4 लाइन कैलकुलेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि वेलोसिटी यहां का बता रहे हो और टेंशन यहां पे पूछ रहे हो। अरे यहां का वेलोसिटी बता के पूछते, अगर यहां का वेलोसिटी बना के पूछते तो ये रहा था टेंशन। लेकिन मीन पोजीशन की वेलोसिटी बता के अगर यहां पे टेंशन पूछोगे तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एफबीडी तो बना लेंगे लेकिन यहां के वेलोसिटी के टर्म्स में एफबीडी आएगी। फिर यहां की जो वेलोसिटी है वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हमने निकाल लिया था। तो ये 2 सेपरेट सवाल है और इसी 2 सेपरेट सवाल से पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। तो फटाफट बताओ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर प्लस 2mgl cos थीटा माइनस 1। देख लेना जा, यही है। और टेंशन है, सोचो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, नीचे तो एक mv स्क्वायर बाई l लगेगा हर जगह, तो mv नॉट का होल स्क्वायर बाई l प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ये 3mg cos थीटा क्यों लिखा, माइनस 2mg क्यों? क्योंकि जब थीटा 0 रखूंगा तो cos 0 हो जाएगा 1, तो 3mg में से 2mg घटाएंगे तो mg आएगा यहां पे। तो देखो
जैसे थीटा 0 रखा तो टर्म बना mv0 का होल स्क्वायर बाई l, ये हो जाएगा cos 0 1, 3mg में से 2mg घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका mg। ये टेंशन निकला एकदम लोएस्ट पॉइंट पे। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टेंशन निकालना पड़े मतलब B पे, तो आप टेंशन लिखेंगे TB, जब थीटा को रखेंगे आप 90 डिग्री इज इक्वल टू, बताओ यहां पे टेंशन, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये 0, तो बचेगा mv0 का होल स्क्वायर बाई l, अगर ये 0 हो गया तो -2mg। मैंने डेरिवेशन की तरह कोई भी चीज नहीं पढ़ाया है, मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, दूसरे एफबीडी से लगा के टेंशन निकाला। चलो सर सी पे निकालोगे तुम तो थीटा 180 होगा, सी पे वर्टिकल पोजीशन से थीटा 180 रखेंगे और cos 180 होता है -1, तो ये -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा mv0 का होल स्क्वायर बाई l -5mg, क्या होगा बेटा -5mg। और अगर फिर इस पॉइंट पे निकालो तो यहां से 270 रखोगे तो 270 की वैल्यू हो जाती है फिर से 0, तो ये बनेगा टेंशन एट डी पॉइंट, जहां पे थीटा को 270 रखोगे cos 270 हो जाता है 0, तो mv0 का होल स्क्वायर बाई l -2mg। तो अगर मीन पोजीशन में v0 वेलोसिटी दोगे तो किसी भी थीटा पोजीशन पे टेंशन निकाला, और ये 4 जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं वहां पे भी हमने टेंशन निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन कहां पे होगा, तो यहां पे होगा, देख लो ये mv0 का होल स्क्वायर प्लस l प्लस mg है, बाई l प्लस mg। सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो है लोएस्ट पॉइंट पे, और सबसे कम जो टेंशन है वो है आपका सी पॉइंट पे। ये बात आप बहुत आराम से देख के फील कर सकते हैं। देख लीजिए मिनिमम पॉइंट पे नीचे mg नीचे स्यूडो, अरे वही सेंट्रीफ्यूगल, ये तो पूरा पढ़ाया है मैंने तुम्हें एनएलएम में। तो सबसे ज्यादा टेंशन यहां पे होगा, सबसे कम टेंशन क्रिटिकल टेंशन ऊपर होगा टी पॉइंट। अच्छा सर ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि TA माइनस TB क्या होगा, तो ये होगा 3mg। सर TB माइनस TC क्या होगा, तो ये होगा 3mg। सर TC माइनस TD क्या होगा, तो ये होगा -3mg। सर TD माइनस TB क्या होगा, तो ये होगा 0। सर TA माइनस TD क्या होगा, तो ये होगा 3mg। सर TA माइनस TC क्या होगा, तो ये होगा 6mg। वाह सर क्या रट के आए हो, रट के नहीं आया मैं, कैसे निकाल लिया। एक तरीका है हमारे स्टार, वाह सर उम्मीद नहीं था कि यहां भी हमारे स्टार होगा, अगर है तो सर फटाफट बताओ, है तो फटाफट बताओ। देख बेटा रामलाल सुन ध्यान से, यहां पे तुम्हारा टेंशन है, यहां पे देखना मैं कितनी रफ्तार में कहूंगा, एकदम सही कहूंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यहां पे तुम्हारा टेंशन होगा mg प्लस mv0 का होल स्क्वायर बाई l, v बोल देता हूं रफ्तार में बोलने के लिए। यहां पे टेंशन होगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई l, यहां पे टेंशन होगा mg माइनस mv, एक मिनट पहले ही आएगा, पहले mv स्क्वायर bl आएगा, आई एम सॉरी, पहले mv स्क्वायर bl आएगा, सारे में पहले mv स्क्वायर bl आएगा, क्योंकि mv स्क्वायर bl हमेशा नीचे लगेगा, mv स्क्वायर बाई l हमेशा सॉरी टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में लाएगा, टेंशन के बाहर लाएगा, सेंट्रीफ्यूगल से बाहर लाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा टेंशन होगा ए पे, mv स्क्वायर bl प्लस mg, यहां पे होगा mv स्क्वायर l माइनस 2mg, यहां पे होगा mv स्क्वायर bl माइनस 5mg, यहां पे होगा mv स्क्वायर bl माइनस mg माइनस 2mg, mv स्क्वायर bl माइनस 2mg, यस mv स्क्वायर bl माइनस 2mg, mv स्क्वायर bl माइनस 2mg, यहां पे होगा mv स्क्वायर bl प्लस mg, यहां पे होगा mv स्क्वायर bl माइनस 2mg, यहां पे होगा mv स्क्वायर bl माइनस 5mg, यहां पे होगा mv स्क्वायर bl माइनस 2mg। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3mg का है। mv स्क्वायर bl प्लस mg और ये mv स्क्वायर bl माइनस 2mg, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो mv स्क्वायर bl वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस mg वहां पे माइनस 2mg है, इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 3mg आ जाएगा। यहां से आएगा डिफरेंस 3mg, यहां से आएगा डिफरेंस 3mg, यहां से आएगा डिफरेंस 3mg, यहां का है डिफरेंस 3mg, इसका डिफरेंस 6mg, इसका डिफरेंस 0। बताओ कंसेप्ट आया तो चीज आसान है, और इसको उल्टा अप्लाई करोगे तो तुम्हें ये भी याद हो जाएगा। सुनो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस 3mg, करके दिखाऊं, देख ए का टेंशन बोल mv स्क्वायर bl प्लस mg, बी का बोल mv स्क्वायर bl माइनस 2mg, ए में से बी को घटा तो mv स्क्वायर bl से mv स्क्वायर bl कटेगा, mg में से माइनस 2mg सब्ट्रैक्ट होगा तो ऐड हो जाएगा तो 3mg आएगा। ले रामलाल यहां से यहां का डिफरेंस 3mg, देख ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, ये देख माइनस 2mg और सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 5mg,
ठीक है, तो सुनो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये से ये कटेगा, -2mg और +5mg, +5mg से 2mg जाएगा 3mg, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 3mg, इन दोनों का डिफरेंस भी 3mg, लेकिन यहां पे ज्यादा होगा, तो इसीलिए मैंने देखा यहां पे किया होगा माइनस लिखा, TC माइनस TD, TC कम है TD से, 3mg कम है, -3mg, और यहां पे जितना टेंशन उतना ही यहां पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे टेंशन सेम रहता है हमेशा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे टेंशन सेम रहता है। इसका डिफरेंस 6mg और इसका डिफरेंस 0, तो मुझे याद है यहां का है डिफरेंस 3mg, यहां से यहां 3mg, यहां से यहां 3mg, यहां से यहां 3mg, इसका 6mg, इसका 0, 3mg 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 6mg 0, और ये जो टेंशन का डिफरेंस है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन गिवन वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन गिवन वेलोसिटी। व्हाट? टेंशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन गिवन वेलोसिटी। हो रुक जा, टेंशन डिपेंड्स ऑन गिवन वेलोसिटी, कितनी ज्यादा वेलोसिटी दूंगा उस पे टेंशन डिपेंड करता है। अबे धीरे धीरे घुमाया, टेंशन कम है, वन हाथों में कम दबाव महसूस होगा, थोड़ा तेज घुमाओगे टेंशन बढ़ जाएगा, थोड़ा तेज घुमाओगे टेंशन बढ़ जाएगा, थोड़ा और तेज घुमाओगे टेंशन और बढ़ जाएगा, और तेज घुमाओगे टेंशन और बढ़ जाएगा। तो टेंशन डिपेंड करता है। हैंग कर गया भाई, अपनी रफ्तार से ये भी मैच नहीं कर रहा, समझ में आया कि नहीं है? तो रफ्तार इतनी बढ़ाओ कि दुनिया बहुत पीछे छूट जाए। बताओ क्या तुम भूल जाओगे क्या कल? ये बताओ, कसम है तुम्हें हमारे स्टार की, सच बताओ क्या तुम ये भूल जाओगे? मोक्ष मिला कि नहीं मिला, सच बता देना एकदम, सच बताओ, तुम्हें नहीं याद रहेगा क्या? ये याद नहीं रहेगा तो क्या याद रहेगा यार? 3mg 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 6mg 0, यहां से ऊपर जाएंगे 3mg कम हुआ, यहां से ऊपर जाएंगे 3mg कम हुआ, नीचे आएंगे 3mg बढ़ेगा, नीचे आएंगे 3mg बढ़ेगा, और यहां से वहां जाएंगे 6mg बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ऊपर सबसे कम होता है, नीचे सबसे ज्यादा होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 6mg का डिफरेंस होता है, और एक समान लेवल पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे सेम टेंशन होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। इसका 3mg, इसका 3mg, इसका 3mg, इसका 3mg, इसका 0, इसका 6mg, और ये जो डिफरेंस है वो टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, टेंशन डिपेंड कर रहा, सॉरी, ये जो टेंशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा, टेंशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा, लेकिन टेंशन का डिफरेंस गिवन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहां पे याद रखिएगा, मैक्सिमम टेंशन डिवाइडेड बाय मिनिमम टेंशन का जो रेशियो आएगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन आएगा, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, वो हमेशा 6mg होगा। मतलब ये तय बात है, ये क्या है? ये तय बात है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेंशन हमेशा 6mg होता है, ये फिक्स बात है। समझ आया अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। हो रुक जाइए, एक सवाल करिए। इफ टी मैक्स बाई टी मीन इज, T max by T mean is 3, then find T max। जब मैं सवाल पूछता हूं क्लास में तो बच्चा एक शानदार जवाब देता है। शानदार जवाब बच्चे का सुनना क्या कहता है? वो कहता है 1 मिनट सर, 1 मिनट, क्या पूछा आपने? मैंने बोला T maximum by T minimum, T maximum by T minimum 3 है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम रेशियो का टेंशन का रेशियो सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन 3 है, तो टी मैक्स बताओ। अरे सर क्या सवाल पूछा, टी मैक्स हो जाएगा, टी मिन को उधर ले जाओ, 3 टाइम्स ऑफ टी मिन। अरे बे तू सवाल ही बता रहा है, सॉल्यूशन बताओ, वैल्यू निकाल के बताओ। तो सर एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बेटा किसी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, चाहे इसका मास m ले लो, 2m ले लो, 3m ले लो, कुछ भी मास लो और कोई भी वेलोसिटी दो, कोई भी वेलोसिटी दो, मीन न्यूनतम नीचे, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का जो डिफरेंस होता है, टी मैक्स माइनस टी मीन, वो हमेशा 6mg हो। ओ हाँ, अरे हाँ, तो ये होता है इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ये होता है, ये है।
यहां पे एक रिलेशन उसने बता दिया, ये होता है, और एक रिलेशन उसने बता दिया। तो एक रिलेशन बता दिया तो इसको उठा के अपन यहां यूज कर लेंगे। टी मैक्स को 3 टाइम्स ऑफ टी मीन लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ टी मीन। टी मैक्स को 3 टाइम्स ऑफ टी मीन लिख सकते हैं, माइनस टी मीन इज इक्वल टू 6 mg। तो यहां पे आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ टी मीन इज इक्वल टू 6 mg, मीन्स टी मीन इज इक्वल टू 2 mg। अरे बबुआ बुझाया? तो ये तो खेल है। अब ईमानदारी से बताओ, मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया तुम्हें अभी तक। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 2 चीजें बताई कि मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी मैं v नॉट दूं, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी v नॉट दूं, तो थीटा एंगल चलने के बाद वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू रूट अंडर v नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gl ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1। अगर मैं यहां पे v नॉट वेलोसिटी देता हूं, यहां पे v नॉट वेलोसिटी देता हूं, तो किसी भी थीटा एंगल पे टेंशन क्या होगा? टेंशन होगा t इज इक्वल टू mv नॉट का होल स्क्वायर बाई l, जितना गिवन वेलोसिटी दिया mv स्क्वायर बाई l प्लस 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg। और अलग अलग थीटा रख के निकालूं तो ए पॉइंट पे आएगा mv स्क्वायर बाई l प्लस mg, mv स्क्वायर बाई l माइनस 2 mg, mv स्क्वायर बाई l माइनस 5 mg, mv स्क्वायर माइनस 2 mg, mv स्क्वायर प्लस mg, इसका डिफरेंस हो जाएगा 6 mg, क्योंकि mv स्क्वायर बाई l प्लस mg है, यहाँ पे mv स्क्वायर बाई l माइनस mg है, तो डिफरेंस हो जाएगा 6 mg। यहाँ पे mv स्क्वायर बाई l प्लस mg है, यहाँ पे mv स्क्वायर बाई l माइनस 2 mg है, तो डिफरेंस हो जाएगा 3 mg। यहाँ पे हो जाएगा 3 mg, यहाँ पे हो जाएगा 3 mg, यहाँ पे हो जाएगा 3 mg, हो जाएगा 6 mg, हो जाएगा 0। भाई साहब समझ ही नहीं आता तुम्हें? पढ़ा रहे हो कि डरा रहे हो? जैसे तुम समझ लो। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट मीन पोजीशन सो दैट इट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक स्ट्रिंग लिया साहब, एल लेंथ का स्ट्रिंग लिया, एम मास को उसको अटैच करके मीन पोजीशन से, यहां पे वी नॉट है, ये क्या है? वी नॉट है। यहां पे मैंने इसको वेलोसिटी v नॉट दे दिया, यहां पे इसको मैंने वेलोसिटी क्या दे दिया? v नॉट दे दिया। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर ले, सो दैट इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सुनना ध्यान से। अगर मैं इसको थोड़ा कम वेलोसिटी देके देखता हूं क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करता हूं। तो जैसे ही मैंने इसको थोड़ा वेलोसिटी v नॉट दिया तो देखो ये रुक के पीछे आ गया। क्या हुआ कि v नॉट वेलोसिटी दिया तो कहीं गया, रुक के पीछे आ गया, इसी इंस्टेंट पे जहां से रुक के पीछे आ रहा है, किसी भी थीटा इंस्टेंट पे अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो बेटा अच्छे से और ध्यान से सुनना। मान लो बाहर से बैठ के एफबीडी बना रहे हैं, तो नीचे लग रहा है इस पे फोर्स mg और यहां पे लग रहा टेंशन T, और इस सर्कुलर पाथ पे ये चल रहा। फिर एक फोर्स और आएगा, कौन सा भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की तरफ। वो तब जब रामलाल के रिस्पेक्ट में बिठा के बनाऊंगा। अगर मैंने कल्लू के रिस्पेक्ट में इसको देखा तो मुझे ये चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। उस इंस्टेंट पे देखो रिजल्ट दोनों से वही आएगा, ऐसा नहीं है। mg का एक कंपोनेंट देखोगे तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन या कॉस। तो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा तो वर्टिकल से भी थीटा एंगल बना रहा। तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा mg cos थीटा, और इस तरफ आएगा mg sin थीटा। यहां पे इसकी स्पीड मान लीजिए कुछ भी है। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल घूमता हुआ नहीं दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे कि अंदर की तरफ जो नेट फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एक बार सेंट्रीपिटल से भी देखो, तो अंदर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा बोलो? T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। माइनस mg cos थीटा उधर चला जाएगा तो T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। क्या यही आया था? हाँ सर, यही तो आया था टेंशन किसी थीटा एंगल पे। अरे भाई यहां पे v वेलोसिटी के टर्म्स में। अब एक चीज मुझे यहां समझाना था कि ये तो चलो इस डायरेक्शन में देख लिया, लेकिन इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको तो कोई नहीं बैलेंस कर रहा। तुम यहां से बैठ के देखोगे तो भी mg cos sin थीटा कोई बैलेंस नहीं कर रहा। मतलब ये है कि mg sin थीटा अनबैलेंस हो गया तो f बराबर ma लिखूंगा तो m से m कटेगा तो a बराबर आएगा g sin थीटा। ओहो हाँ सर, a बराबर g sin थीटा आएगा। मतलब ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा था, इसीलिए
वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे अगर तुम v वेलोसिटी दे दो तो कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी ना चल रहा था बेटा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। तो जब तुम v वेलोसिटी दे रहे हो तो यहां पे किसी भी इंस्टेंट पे mg का कंपोनेंट जो इसके टेंजेंट की तरफ आया है और वेलोसिटी के अपोजिट आया है, तो ये आपका रिटार्डेशन का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है, बोलो रिटार्डेशन का काम कर रहा है। स्पीड कम करता जाएगा, इसका स्पीड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहां पे तूने v0 वेलोसिटी दिया है, तो इस पाथ पे जब ये चलता जाएगा इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाती है। और मैंने यहां निकाला तो है वेलोसिटी ऊपर की तरफ, वेलोसिटी का जनरलाइज फॉर्मूला निकाला है। तो हमसे ये पूछा गया है कि बताओ कि अगर मैं यहां पे v0 दूं तो v0 से थोड़ी ना जाएगा, जैसे से ऊपर जाएगा स्पीड कम होती जाएगी। अच्छा ठीक है, तो मैं इतना तो दूं कम से कम ऊपर पहुंचे। ऊपर जब पहुंचेगा तभी तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की टेंडेंसी होगी। अगर मान लो मैं यहां दे रहा हूं, रुक के पीछे आ गया, और दिया, रुक के पीछे आ गया, और दिया, रुक के पीछे आ गया, और दिया, तो देखो इसको स्लो मोशन में करके थोड़ा देखना। इसको मैंने ऐसे दिया, थोड़ा वेलोसिटी मैंने दिया, ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर गया जाके इसका स्ट्रिंग स्लैग हो गया। देखो इसको स्लो मोशन में करके देखना बेटा प्लीज, इसको स्लो मोशन में करके देखना। और एक बॉल ले आओ, तुम भी रस्सी से बांध लो और ऐसे हिलाओगे तभी समझ आएगा, है ना। इसको घुमाओगे तभी समझ आएगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। सीखना चाहते हो तुम्हें फिर फील लेना पड़ेगा। देख के फील नहीं आता, करने से फील आएगा। सब कुछ देख के ही हो जाएगा क्या तुम्हारा? खुद करो तब समझ आएगा, है ना। चलो तो सर मान लो चलते चलते मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो एफबीडी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे अगर मैं एफबीडी बनाना चाहूं तो उसको फील करो एक बार। ये सर्कुलर पाथ है, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, हमें मैक्सिमम हाइट पे देखना है बस। तो जब पार्टिकल यहां पे आया, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, पार्टिकल यहां पे आया, तो पार्टिकल पे एक तो लगेगा बेटा टेंशन फोर्स नीचे, ओहो हो, एक तो लगेगा टेंशन फोर्स नीचे, ठीक है सर। दूसरा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, बिल्कुल सही है, एक टेंशन एक ग्रेविटेशनल। और यहीं पे बैठ के बनाओगे तो एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल ऊपर, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी इधर। सब चीज मैंने एरो में दिखा दिया। अब मैं इसको लिखते रहूं थोड़ा सा। बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? mg को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? t को। और ऊपर क्या होगा? v स्क्वायर vn। ये v है कि v0 है? तो ये v है जो कि हमने माना है, एज्यूम किया है, क्योंकि हमें आपको बताया कि जैसे ऊपर जाएगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा इसका g sin थीटा, और रिटार्डेशन का काम करेगा वेलोसिटी ऊपर, ये नीचे। अरे यार एफबीडी बना के देख लेना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा यहां से कुछ, ठीक है सर। अब यहां पे तुम महसूस करो कि नीचे की तरफ t प्लस एम जी और ऊपर की तरफ एम बी स्क्वायर वी एल बैलेंस होगा। तो t प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ऊपर मैक्सिमम हाइट पे वी स्क्वायर बाई एल है, मैक्सिमम हाइट पे इसलिए लिखा है मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम हाइट पे अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी, इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो बैलेंस कौन कर रहा है ऊपर वाले फोर्स को? रस्सी टूट क्यों नहीं जा रहा? तो बैलेंस कौन कर रहा है? तो बैलेंस कर रहा है बेटा नीचे लगने वाला mg और t। जितना तेज घुमाओगे नीचे स्ट्रिंग में टेंशन उतना ज्यादा होगा, धीरे घुमाओगे टेंशन कम होगा। क्योंकि mg वाला टर्म को अगर तुम फील करो तो ये तो कांस्टेंट है साहब। तुम इसको सर्कुलर पाथ में घुमाओ ना घुमाओ mg नीचे लगेगा, ठीक है। अब मान लो mg को मैं कम कर रहा, अगर सॉरी v को कम कर रहा तो टेंशन कम होगा, और v कम किया तो टेंशन और कम होगा। एक पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी कुछ आएगा जहां पे टेंशन हो जाएगा 0, तो वेलोसिटी होगा v मिनिमम। ओके सर। अब वहां पर नीचे लगने वाला mg को mv स्क्वायर बाई एल बैलेंस करेगा। कम से कम जहां टेंशन 0 होगा तो mg तो लग ही रहा होगा ना। एग्जैक्टली जहां पे टेंशन जस्ट 0 हुआ है वहां पे ऊपर वाला फोर्स mg को बैलेंस करेगा। अब उससे थोड़ी भी वेलोसिटी कम करोगे, थोड़ी सी वेलोसिटी कम करो तो mg कम नहीं हो रहा, mg नीचे खींच लेगा, मतलब रस्सी स्लैग कर जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी जो होना चाहिए, इधर से देखो m से m कटेगा, t 0 रखा तो m से m कटेगा, ये आ जाएगा रूट अंडर gl एट मैक्सिमम हाइट। तो सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए मैक्सिमम हाइट पे टेंशन होना चाहिए रूट gl। मैक्सिमम हाइट पे क्या टेंशन होना चाहिए? रूट gl। सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए इस सवाल का सॉल्यूशन यही है। या तो मैंने बस फील कराया तुम्हें
कि जब एफबीडी बनाओगे वहां बैठ के या नीचे बैठ के, तो टेंजेंशियल एसिलेशन अगर किसी थीटा पे पूछ दे तो याद रखना किसी भी थीटा एंगल पे टेंजेंशियल एसिलेशन की वैल्यू होगी जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा और एम बी स्क्वायर बी एल हमेशा सेंटर से बाहर लगता है। पार्टिकल यहाँ तो सेंटर से बाहर, लाइन ज्वाइनिंग द रेडियस के बाहर इधर लगेगा। तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बी एल बराबर टी। देखो एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बी एल बराबर टी। तो एम जी का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। अब सुनो, तो नीचे कितना वेलोसिटी दू कि सर्कुलर पाथ पूरा कर ले, तो नीचे कितना दोगे ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे एमजी उसको नीचे खींच रहा, हाईएस्ट पॉइंट पे एमजी उसको नीचे खींच रहा, ये रहा एमजी, ये इसको नीचे खींच रहा। एमजी को कौन बैलेंस करेगा? अगर बैलेंस नहीं करेगा तो एमजी रस्सी स्लैग करा देगा। तो ऊपर एमबी स्क्वायर बीएल एमजी को बैलेंस कर लेगा। अगर ज्यादा एमबी स्क्वायर बीएल एल हुआ तो नीचे की तरफ एमजी तो उतना ही रहेगा, तो टेंशन और आ जाएगा। ऊपर जितना ज्यादा फोर्स एमबी स्क्वायर बीएल, तो नीचे टेंशन रस्सी में स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। जितना तेज घुमाएगा और स्ट्रेच होगा, और तेज घुमाएगा और स्ट्रेच होगा, और तेज घुमाएगा और स्ट्रेच होगा। कम तेज करोगे स्ट्रेच कम होगा, टेंशन कम होगा, वेलोसिटी कम टेंशन कम, वेलोसिटी कम टेंशन कम, वेलोसिटी कम टेंशन कम। एक मिनिमम वेलोसिटी आएगी जहां पर टेंशन जीरो। उसके बाद अगर तूने वेलोसिटी कम करी, क्योंकि वेलोसिटी कम कर सकता है, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे इससे वेलोसिटी कम हुआ तो रस्सी स्लैग हो जाएगा, सर्कुलर मोशन पूरा नहीं करेगा। तो सर्कुलर मोशन पूरा करने के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन आता है वो ये आता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो और मिनिमम वेलोसिटी रूट जी है। अब मैं लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना दूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे रूट अंडर टू जीएल हो जाए, इसके लिए अपन यहां पे ड्राइव कर लेते हैं। तो ड्राइव करना ही पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी की कंडीशन तो नीचे पूछी अपने से, दिख रहा है ना, विजुअल है, ठीक है। वेलोसिटी की कंडीशन v नॉट अपने से नीचे पूछी, यहां पे मिनिमम वेलोसिटी जो होना चाहिए वो रूट अंडर जीएल होना चाहिए अगर स्ट्रिंग का लेंथ l, मास अटैच m का। तो सर ये मास पे डिपेंड नहीं करता ना, मास पे नहीं करता। अब देखो यहां पे वेलोसिटी रूट जीएल होना चाहिए, तो यहां पे वेलोसिटी कितना दूं कि रूट जीएल हो जाए, निकाल लो। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, तो ए और बी पॉइंट पे सीओबी लगा दो, सीओएमई लगा दो। बताओ यहां पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए पर बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बी पर। बताओ रामलाल काइनेटिक बोलो, काइनेटिक होगा हाफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस एम जी एल। माइनस माइनस क्या है? ये माइनस माइनस ये है, पोटेंशियल एनर्जी यहां से रेफरेंस लोगे तो नीचे रेफरेंस है, रेफरेंस है नीचे इसलिए माइनस आया। अब जब पार्टिकल घूमते हुए यहां पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे हो जाएगी हाफ। ओ हो रामलाल सर जी वेलोसिटी लिखते हो तो बराबर लिखो यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस प्लस एम जी एल। अब सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे कट रहा है रामलाल, वो कट रहा है मास से मास से मास से मास कटेगा। अब v की वैल्यू रूट जीएल रख दो, तो अगर यहाँ पे वी स्क्वायर है तो रूट जीएल रखूंगा मिनिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी b पे, ये मिनिमम रखूंगा तो जीएल और ये सब तो कांस्टेंट, तो ये मिनिमम आएगा। तो वी नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस जीएल को उधर ले जाओ तो हो गया वी स्क्वायर, सॉरी चल रहने दो, वी स्क्वायर बी पॉइंट पे बाई 2 माइनस जीएल इधर आ गया तो प्लस जीएल और ये प्लस जीएल, तो प्लस 2 जीएल। अब ये 2 से 2 काटबो तो यहां से 2 बताओ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4 जीएल। तो ये होगा वी नॉट का होल स्क्वायर। इतना बेसिक से कौन बनाता है यार, एक एक चीज। यहाँ पे देख बी पॉइंट वेलोसिटी रूट जीएल का होल स्क्वायर होगा तो ये जीएल आएगा प्लस ये 4 जीएल आएगा, जीएल प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 जीएल। कुछ गलत लिखा सर? हाँ यहाँ पे 2 थोड़ी ना, रूट जीएल का होल स्क्वायर करोगे तो ये जीएल आएगा। रूट ये हो गया तुम्हारा 4 जीएल प्लस जीएल 5 जीएल और स्क्वायर इधर आएगा, तो रूट वी नॉट का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए सर्कुलर मोशन पूरा करने के लिए होना चाहिए रूट अंडर 5 जीएल। सर आप डिराइव क्यों करा रहे हो? आपको तो आंसर लिखना चाहिए। बेटा आंसर लिख दूंगा, तुम याद भी रख लोगे, लेकिन बढ़िया सवाल आएगा तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं पता कि हुआ क्या था। तो कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे हुआ क्या था। क्लियर है बेटा? चलो अब यहाँ पे देखते हैं सवाल। बॉल इज कनेक्टेड विथ अ मासलेस, क्या लिख रहे हैं यार ये, मासलेस क्या लिख देते हैं समझ ही नहीं आता। massless ball is connected with massless rod, then from mean position find minimum velocity given so that it will complete vertical circular motion.
यहाँ पे एक रॉड है जिसका लेंथ है L, यहां से m मास का ऑब्जेक्ट अटैच किया, इसको v वेलोसिटी में मिनिमम कितना दो, सो दैट इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ, सो दैट इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ, ताकि वर्टिकल सर्कुलर पाथ को पूरा कर ले। ऐसे मान लो ऐसा है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ को पूरा कर ले, इसके लिए इस पोजीशन पे मैं मिनिमम वेलोसिटी इसको कितने दूं। तो सर अभी तो स्ट्रिंग से अटैच किया था, रॉड से अटैच करने पे क्या फर्क हो जाएगा? क्या आंसर रूट अंडर 5gl आएगा? नहीं, बच्चे यही आंसर टिक करते हैं 50-60% रूट अंडर 5gl। लेकिन बेटा रामलाल ये गलत जवाब है। Why sir? Why this is wrong answer? This is wrong answer because this is connected with a massless rod, not with a string. What is the difference between string and rod? String can be slag, but rod cannot be slag. ये slag नहीं हो सकता। अगर तुम किसी भी तरीके से, मासलेस इसका खुद का मास तो है नहीं, किसी भी तरीके से इसको अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दो, किसी भी तरीके से इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दो, मान लो ये यहां पे ये रॉड से कनेक्टेड है, अगर तुम यहां से इसको कुछ मिनिमम वेलोसिटी दो ताकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के अगर रेस्ट में भी आ जाए ना, तो भी नीचे जो mg लगेगा उसको ये रॉड अपना नॉर्मल लगा के बैलेंस कर लेगा। अगर ऊपर जाके मिनिमम वेलोसिटी इसकी 0 भी हो गई ना, तो भी ये स्लैग तो नहीं होगा, और स्लैग नहीं होगा तो वहां से इनफाइनेटली स्मॉल पे डिस्प्लेस कर गया तो पूरा घूम जाएगा। देख ऐसे होगा, ये बॉल है, मान लो यहां पे बॉल है, मान लो यहां पे बॉल है, इसको मैंने कुछ v वेलोसिटी दिया, तो ऊपर जाके मैं इतना ही मिनिमम वेलोसिटी इसको घुमाने के लिए इतना दूं कि कम से कम ऊपर पहुंच जाए। अब ऊपर पहुंचने के बाद, सुना ध्यान से, ऊपर पहुंचने के बाद अगर इसकी मिनिमम वेलोसिटी मैंने दी थी तो ऊपर वेलोसिटी 0 भी हो जाए ना, तो भी स्लैग तो नहीं करेगा, थोड़ा सा भी इधर गया तो अपने आप घूम जाएगा। मतलब हमें यहां पे इतनी वेलोसिटी देने की जरूरत है कि मैक्सिमम हाइट तक जस्ट से पहुंच जाए। तो इस पॉइंट पे मैं रेफरेंस मान लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं और फटाफट इसको सॉल्व कर देता हूं। सॉल्व करूंगा, सर यहां पे 0 मान लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। कई लोग ज्यादा समझदार बनते हैं, यहां पे 0 मानो सर, यहां पे 0 मान लो, नॉट अ बिग डील। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानोगे, चलो लगाओ COME, बोलो पोटेंशियल 0, काइनेटिक बोलो हाफ mv मिनिमम का स्क्वायर, ये में निकालना है v मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ पोटेंशियल बोलो तो देखो यहां से L लेंथ है और ये भी L लेंथ है, तो डायमीटर के इज इक्वल टू हो जाएगा 2gl 2mgl प्लस 0 क्यों? क्योंकि ऊपर स्पीड मिनिमम भी है तो भी सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा। कंडीशन ऊपर ही आता है, नीचे नहीं आता। तो m से m कैंसिल होगा, 2 उधर जाएगा तो 4gl बनेगा, तो मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगा रूट अंडर 4gl इन अ केस ऑफ रॉड, इन अ केस ऑफ रॉड। तो आपको याद रखना है ये बात कि रॉड के केस में, इन अ केस ऑफ रॉड, रॉड के केस में मिनिमम वेलोसिटी रूट अंडर 4gl देने की जरूरत होती है, ठीक है ना। अच्छा चलो, एक ऐसा सर्कल बनाया, यहां पे ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, देखो m मास का एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, देखो ऐसा वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है। अब इसको मैं कितना मिनिमम वेलोसिटी दूं कि वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा कर ले? मिनिमम वेलोसिटी में कितना दूं कि वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा कर ले? तो बेटा इसको इतना वेलोसिटी दो कि चलते चलते यहां तो पहुंच जाए कम से कम। अगर यहां पहुंच गया तो ये पाथ सपोर्ट देने के लिए नीचे है, ये स्लैग तो नहीं कर सकता, और थोड़ा सा इनफिनिटली स्मॉल स्पीड ज्यादा मिलेगा तो ये इधर गिरेगा और घूम जाएगा। तो यहां पे मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा रूट अंडर 4gl। ऐसा वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक हो तो रूट अंडर 4gl। लेकिन अगर सर्कुलर ट्रैक ऐसा हो, देखो इसमें वेरिएशन ऑफ सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर सर्कुलर ट्रैक ऐसा हो तो मैं यहां पे किसी बॉल को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं? रेडियस r है, कितना मिनिमम वेलोसिटी दूं ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा कर ले? तो इसको दूंगा रूट अंडर 5gr। सर अभी तो ऐसा ही सवाल कराया था ना, अभी ऐसा सवाल कराया था, एक ये था और एक ये, एक ये। अब मैं यहां से एक m मास के बॉल को v वेलोसिटी दे देता हूं, तो ये ऊपर पहुंच के जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी अगर 0 होगी ना तो भी वर्टिकल सर्कुलर पूरा कर लेगा, तो इसको रूट अंडर 4gr देने की जरूरत है अगर ये रेडियस r है। लेकिन जब ये बॉल घूमता यहां पहुंचेगा तो ये नीचे ना गिरे, इसके लिए इसकी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कुछ मिनिमम, जो कि बाहर की तरफ जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे और नीचे mg लगे, ये दोनों बैलेंस कर ले। तो आप यहां से देख सकते हो mg नीचे ऊपर में
एम बी ए स्क्वायर बाई आर, एम से एम कटेगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी। मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए यहाँ पे रूट आर जी होना चाहिए, उसके लिए नीचे कितनी वेलोसिटी दूं तो रूट अंडर 5gr। दोनों सेपरेट क्वेश्चन है, सेपरेट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मुझे बहुत भरोसा है आप पे कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है बेटा, तो पढ़ाते हैं क्लास में स्ट्रिंग से और सवाल पूछ देते रॉड का, पढ़ाते हैं ये वाला और सवाल पूछ देते ऐसा। तो समझदार रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ये देखिए, अगर मैं वेलोसिटी रूट अंडर 5gl या उससे ज्यादा दूं तो पक्की बात है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा। रूट अंडर 5gl दूं या इससे ज्यादा दूं तो पक्की बात है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा। और मैक्सिमम हाइट पे टेंशन नॉट इक्वल टू 0 अगर ज्यादा दूंगा तो। अगर मैं एग्जैक्टली रूट अंडर 5gl ले लूंगा, एग्जैक्टली अगर मैं इसको रूट अंडर 5gl ले लूं, एग्जैक्टली अगर मैं यहां पे रूट अंडर 5gl ले लूं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को जस्ट कंप्लीट करेगा, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड टेंशन एट द टॉप इज 0। तो यही तो पूरा फील दिला के पढ़ाया आपको। अगर बताओ मैं तुम्हें कहता कि सर्कुलर मोशन पूरा कराने के लिए वेलोसिटी रूट अंडर 5gl चाहिए और तुमसे एग्जाम में सवाल पूछता कि फाइंड द टेंशन एट अ मैक्सिमम हाइट सो दैट इट कंप्लीट जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो मैक्सिमम हाइट पे टेंशन की वैल्यू 0 होती है, तभी वो जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता है। तो इस याद रख के ये थोड़ी ना निकाल सकते थे आप, थोड़ा समझ आई। अब देखो, इफ वेलोसिटी इज बिटवीन रूट अंडर 5gl टू 2gl, अगर वेलोसिटी इसके बीच में, देन बॉब लीव्स द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। अगर मैं रूट अंडर 2gl से ज्यादा वेलोसिटी दूं तो मैं इतना दे रहा हूं कि सफिशिएंट हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, इसीलिए ये सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा जब यहां पे एंगल वर्टिकल से, यहां से देखो देखो देखो, यहां से एंगल मेजर कर रहा है, जब ये देखो ये थीटा 90 और 180 के बीच में, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लेवल को पूरा करके ऊपर चला जाए। इसको और अच्छे से बनाऊं तो मैं आपको यहां दिखा सकता हूं, ऐसे बना के। बताओ इस केस में कहां पे सर्कुलर पाथ को छोड़ सकता है? तो देखो यहां से एंगल मेजर कर रहा है, यहां पे, यहां से जो थीटा होगा वो 90 से ज्यादा होगा जब रूट अंडर 2gl से रूट अंडर 5gl के बीच में दूंगा। वो तो सॉल्व करके निकाल सकते हो, क्योंकि रूट अंडर 2gl दे रहा हो तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा और वहीं पे 0 होगा जहां पे टेंशन 0 जाएगा, क्योंकि ऊपर रस्सी स्लाइड करेगा तो पार्टिकल भाग आएगा। ठीक है, इफ इट इज बिटवीन 0 टू रूट अंडर 2gl देन बॉब विल ऑसिलेट अबाउट द लोएस्ट पोजीशन हैविंग मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से बॉब ऑसिलेट करेगा और वहां पे सर्कुलर पाथ वहीं पे छोड़ेगा जहां पे एंगल 90 से कम, मतलब यहां से पहले कहीं छोड़ देगा, मतलब वर्टिकल से एंगल 90 से कम होगा वहीं पे छोड़ देगा। एंड स्पीड विल बी 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या हो जाएगा 0, बट द टेंशन विल नॉट बी 0। फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द स्पीड एज वेल एज टेंशन विल बी 0। ओके, समझाता हूं एक एक करके, रुको एक एक करके समझा दूंगा, सारी बात समझा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहा गया, फील करना है, हर एक चीज एकदम फील के साथ मैं आपको बता दूंगा, चिंता नहीं करना। देखो मान लो कि यहां पे वेलोसिटी मैंने v गिवन ग्रेटर देन रूट अंडर 5gl, ग्रेटर देन रूट अंडर 5gl, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगा वो ग्रेटर देन रूट अंडर gr होगा और यहां पे जो टेंशन होगा दैट नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है या नहीं? अच्छे से सोच के बताओ। अगर मैं रूट अंडर 5gr से ज्यादा वेलोसिटी देता हूं तो मैक्सिमम हाइट पे रूट अंडर 2gr से ज्यादा होगा और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा और टेंशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं यहां पे वेलोसिटी रूट अंडर 5gr के बराबर देता हूं तो मैक्सिमम हाइट पे इसका जो वेलोसिटी होगा रूट अंडर gr हो और एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे टेंशन 0 होगा। इसको कहते हैं जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कुलर पाथ, जस्ट क्रिटिकल कंडीशन, जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कुलर पाथ। यहां पे देखना, यहां पे अगर मैं वेलोसिटी v रूट अंडर 5gr से कम, अब यहां पे सवाल है कि अगर आप वेलोसिटी रूट अंडर 5gr से कम देते हैं लेकिन रूट अंडर 2gr से ज्यादा देते हैं, दोनों के बीच में रूट अंडर 2gr से ज्यादा, रूट अंडर 5gr से कम, तो ये जो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा कहीं इस पोजीशन पे छोड़ेगा।
और अगर आप यहाँ पे एफबीडी बनाओ बेटा, तो तुम्हें फील दिला दूंगा मैं बहुत आसानी से। अगर आप यहाँ पे एफबीडी बनाओगे तो नीचे ही फोर्स लग रहा है आपका mg और इधर लग रहा है टेंशन, और बाहर की तरफ मान लो इसका स्पीड है कुछ भी, तो बाहर की तरफ लगेगा mb स्क्वायर भी। तो ये टी और mg एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा, और mg तो हमेशा कांस्टेंट लगता रहेगा, तो इन दोनों का सम उसके बराबर होगा। तो जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे टेंशन हो गया जीरो, मतलब रस्सी स्ट्रिंग स्लैग करने की कंडीशन में आ गया, तो जिस इंस्टेंट पे टेंशन बिकम जीरो, देन इट विल लीव सर्कुलर पाथ, इट विल लीव सर्कुलर पाथ। भाई साहब पसीना निकल जाता है ये समझाने में, क्योंकि अलग अलग कंडीशन आ रही। अगर 90 डिग्री से ऊपर जाएगा, √2gl से ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो 90 डिग्री से ऊपर जाएगा, और वहां पे सर्कुलर पाथ छोड़ेगा जहां पे टेंशन जीरो। बताओ तुम्हें फील आएगा नहीं? इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो जैसे v कम करते जाओगे, क्योंकि सर्कुलर पाथ छोड़ना है, तो यहाँ पे तुमने वेलोसिटी √5 से कम दिया है, तो पक्की बात ऊपर नहीं पहुंचेगा। कहीं ना कहीं एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे रस्सी स्लैग करने की कंडीशन में आएगी तो टी जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, रस्सी स्लैग करने की कंडीशन में आ गया तो टी हो गया जीरो। टी हो गया जीरो। अब ये देखो, अब मेरे पास ऐसा है कि बॉल तो टूट गया, एक ग्लास है, इसी से कर देते अपन, कोई बात नहीं, कप है मेरे पास। फिजिक्स से तो पढ़ना है यार, किसी भी चीज से पढ़ लो। सुनो, अगर मैं इसको घुमाऊं और √2g से ज्यादा वेलोसिटी दूं, तो उस पॉइंट पे देखो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा जहां पे इसकी टेंशन जीरो होगी। देखो रस्सी स्लैग हो रहा है, इसको स्लो मोशन में देखना बेटा। ठीक है ना? और अगर मैं वेलोसिटी √2gl से कम देता हूं तो कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं हो रहा। देख कहां पे सर्कुलर पाथ छोड़ रहा, देखो इसको स्लो करके देखो, कहां पे सर्कुलर पाथ छोड़ रहा, जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही। देखो ना, यहां पे रुका, वहीं पे सर्कुलर पाथ छोड़ रहा जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो टेंशन इस पर जीरो क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूं। देखो किसी इंस्टेंट पे यहां पे जब इसका एफबीडी बनाओगे तो नीचे mg, और इधर अगर मान लो वेलोसिटी v है तो इस तरफ लगेगा mb स्क्वायर भी l cos थीटा, तो कंपोनेंट आएगा। सॉरी अरे यार, mb स्क्वायर भी l तो बाहर लगेगा, जस्ट रफ्तार ही मैच नहीं कर रहा है, पागल हो गया आज। mb स्क्वायर भी l तो पूरा का पूरा लगेगा। यहां पे mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। यहां पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, तुम बस इतना बताओ मुझे कि टेंशन कहां लगेगा। सर टेंशन इधर लगेगा, ये आपका टेंशन हो गया, ये mg हो गया, और ये हो गया आपका mv स्क्वायर बाई l। अब ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट यहां जाएगा। अब अच्छे सुनना, अगर आपने वेलोसिटी √2gl से कम दे दी तो पक्की बात है कि ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब उससे पहले पाथ को छोड़ेगा। लेकिन पाथ छोड़ने के लिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का सम अकेला टेंशन बैलेंस कर रहा था। अगर स्पीड कम करते जाओगे, mg तो इधर लगता ही रहेगा, mg तो कभी खत्म होगा नहीं, स्पीड कम करते जाओगे तो इन दोनों का सम t के बराबर होगा। तो t तो हमेशा रहना चाहिए ना mg को बैलेंस करने के लिए। यहां पे जिस तरीके से आप देखो, t नीचे mg नीचे, तो इस mg को बैलेंस करने के लिए mb स्क्वायर भी l तो रहना चाहिए ना। तो t प्लस mg का सम बराबर mb स्क्वायर भी l। तो सबसे पहले कौन खत्म होगा, t। देखो यहां पे, देखो यहां पे t प्लस mg का एक कंपोनेंट mb स्क्वायर भी l के बराबर है। स्पीड कम करते जाओगे तो इन दोनों का सम इसको बैलेंस कर रहा है। स्पीड कम करते जाओगे तो mg तो उतना ही रहेगा, t रहेगा। तो t जहां पे जीरो हो जाएगा स्ट्रिंग स्लैग करेगा। लेकिन यहां पे उल्टा बन रहा, यहां पे नीचे होने की वजह से फील कर सकते हो mg नीचे और mb स्क्वायर भी l इधर, इन दोनों का सम t के बराबर, इन दोनों का सम t के बराबर। अगर तुमने स्पीड कम दिया है, √2gl ही स्पीड दिया यहां पे, इवन वेलोसिटी इज लेस देन √2gl। मेरी बात सुनो, वेलोसिटी √2gl से कम है, मतलब यहां तक नहीं पहुंचेगा। ऊपर जाता जा रहा, इतनी कम वेलोसिटी थी हर जगह पे कि इन दोनों का सम इसके बराबर था, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा स्पीड और कम होता जाएगा। समझ आया? तो mg का एक कंपोनेंट जो इधर लग रहा है mg cos थीटा, उसको बैलेंस कौन कर रहा? टेंशन कर रहा। तो टेंशन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो कहां पे सर्कुलर पाथ छोड़ गई? बहुत हाईली कंसेप्चुअल चीजें हो गई, इस पे बहुत अच्छे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, छोटे लेवल सवाल नहीं पूछे जाते। अब देखो यहां पे मैंने पार्टिकल को कुछ v वेलोसिटी दिया, तो किसी भी इंस्टेंट पे देखो टेंशन जीरो नहीं हो रहा। यहां पे पाथ छोड़ने का नेचर देखो, वहां पे पाथ छोड़ रहा जहां वेलोसिटी जीरो है, तो उस पोजीशन पे पाथ छोड़ेगा। इट विल लीव द सर्कुलर पाथ, इट विल लीव द सर्कुलर पाथ
द सर्कुलर path where velocity becomes zero and it will oscillate. तो कई बार सवाल पूछते हैं कि अगर रूट अंडर 2gl से वेलोसिटी मैंने कम दिया है, रूट अंडर 2gl से मैंने वेलोसिटी कम दिया है, रूट अंडर 2gl से कम दिया, तो क्या SHM करेगा? नहीं. इट विल ऑसिलेट बट नॉट SHM. इट विल ऑसिलेट बट नॉट SHM. अच्छा, अगर मैं यहां पे वेलोसिटी बहुत 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 कम दूं रूट अंडर 2gl से, बहुत 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 कम, मतलब मैंने वेलोसिटी इतना दिया, तो छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये ऑसिलेट करेगा. और SHM होने के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत कम है, तो यहां पे साहब ये करेगा SHM. और मान लो यहां पे एग्जैक्टली मैंने वेलोसिटी दिया रूट अंडर 2gl, तो क्या दिक्कत था रूट अंडर 2gl में? यहां तक पहुंचेगा, एग्जैक्टली पहुंचेगा 90 डिग्री पे, और जहां पे पाथ छोड़ेगा वहां पे टेंशन भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो, ये कह रहा है. अब बताओ, अगर मैं रूट अंडर 5gl से ज्यादा देता हूं तो पूरा करेगा, टेंशन ऊपर नॉन जीरो होगा. अगर रूट अंडर 5gl देता हूं तो पूरा करेगा और ऊपर में टेंशन जीरो होगा, ऊपर में वेलोसिटी रूट अंडर gl होगा. अगर मैं रूट अंडर 5gl से कम और रूट अंडर 2gl से ज्यादा देता हूं तो 90 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा, ऊपर में कहीं पाथ छोड़ेगा और वहां पे पाथ छोड़ेगा जहां पे टेंशन जीरो होगा, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा. अगर मैं रूट अंडर 2gl से भी कम देता हूं तो ये नीचे पाथ छोड़ देगा, वहां पे पाथ छोड़ेगा जहां पे वेलोसिटी कम होता है और ये ऑसिलेट करेगा. SHM नहीं करेगा क्योंकि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा. लेकिन अगर रूट अंडर 2gl से भी वेलोसिटी में कम देता हूं तो ये SHM करेगा बहुत छोटे एंगुलर एम्पलीट्यूड पे. और अगर मैं वेलोसिटी रूट अंडर 2gl दे दिया तो यहां पे सर्कुलर पाथ छोड़ेगा. पढ़ ले. कहानी ऐसे किताबों में लिखते हैं कि बच्चा को कसम खाते कि नहीं समझने देंगे. किताबों में इस तरीके से लिख देते हैं ना, जो कसम खा के लिखते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आना जाना चाहिए, ऐसे लिखो. भाई साहब, ये सारा कंडीशन मैंने तुमको फील करा के अलग अलग लिख दिया. राइटिंग थोड़ी खराब है तो समझाया भी है, समझते समझते तुम लिख लो. आगे देखो, अब आते हैं इसके सवाल. स्मॉल स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, एक 100 ग्राम मास का स्मॉल स्टोन is rotated in a vertical circle of radius 40 centimeter. 40 सेंटीमीटर के सर्कुलर पाथ पे एक स्टोन घूम रहा है. What is the minimum speed needed at the lowest position for the looping of the loop? Lowest position पे मिनिमम टेंशन कितना होना चाहिए for the looping of the loop? अरे वेलोसिटी हमने निकाला था यार, ये क्या पूछ दिया? ये टेंशन काहे पूछ रहा बे? सुनो ध्यान से. मीन पोजीशन पे टेंशन की जो वैल्यू होता है वो mg प्लस mv²/L के बराबर होता है. सही बात है. अगर यहां पे वेलोसिटी v दूंगा तो, और यहां पे मिनिमम वेलोसिटी रूट अंडर अपन 5gl होते हैं, तभी ये सर्कुलर पाथ पूरा करते. अच्छा, तो इस v की वैल्यू अगर यहां पे मैं रख दूं तो ऊपर टेंशन t और नीचे होगा mg प्लस m/L, और इसका v² रखूंगा तो होगा 5gl. तो L से L कटेगा 5gl. ओ 5mg प्लस mg, ये क्या हो जाएगा बोलो? 6mg. तो इतनी टेंशन होनी चाहिए तभी सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा. तो ये निकाल लो, मास पे डिपेंड करेगा, है ना. व्हाट इज द मिनिमम स्पीड नीडेड एट द लोएस्ट पोजीशन टू, अरे यार स्पीड पूछा था. तो मिनिमम स्पीड नीडेड एट द लोएस्ट पोजीशन फॉर लूपिंग ऑफ द लूप एंड आल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द मीन पोजीशन. अच्छा ठीक है, तो टेंशन 6mg होगा. अच्छा, ये टेंशन 6mg निकालने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मिनिमम लूपिंग ऑफ द लूप के लिए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होना चाहिए 0. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होना चाहिए 0. तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होना चाहिए, सॉरी गलत हो गया. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होना चाहिए रूट gl. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होना चाहिए रूट अंडर gl. मैक्सिमम हाइट पे टेंशन होना चाहिए 0, और इन दोनों का टेंशन का डिफरेंस होता है 6mg. इन दोनों के टेंशन का डिफरेंस कितना होता है? 6mg. तो ऊपर 0 तो नीचे हो जाएगा 6mg. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तभी कंप्लीट कर पाएगा जब नीचे टेंशन होना चाहिए 6mg और वेलोसिटी होना चाहिए रूट अंडर 5gr. तो अपने को g भी पता, L भी पता, 40 सेंटीमीटर है, इसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा. समझ आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझिएगा. मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1 kg वेट. 1 kg वेट का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि इससे ज्यादा टेंशन टॉलरेट नहीं कर सकता. 1 kg वेट, 1 kg वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये 10 न्यूटन होता है. इतना मैक्सिमम टेंशन वो टॉलरेट कर सकता है. ठीक है साहब. स्टोन ऑफ मास 0.2 kg tied to one end of the string is made to move in a vertical circle. Can the stone complete the vertical circular path?
अभी हमने यही सेम सवाल सॉल्व किया, कंफ्यूज नहीं होना। एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है 1 मीटर, देखो बेटा 1 मीटर लेंथ की मैंने, इससे 0.2 kg के एक मास को अटैच किया। मिनिमम वेलोसिटी कितना दूंगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर ले, √5gl। और मिनिमम पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए सो दैट इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मिनिमम पॉइंट पोजीशन पे जो टेंशन होना चाहिए फॉर जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन वो होना चाहिए 6 mg, क्योंकि जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा 0, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 6 mg, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होगा 6 mg। ये समझ आया? देखो जस्ट कंप्लीटिंग की बात करेगा, जस्ट कंप्लीट की बात करेगा तो ऊपर टेंशन होगा क्रिटिकल कंडीशन में 0 और नीचे टेंशन होगा 6 mg। तो ये हमने को पता है। टी मिनिमम की वैल्यू अगर आप निकाले, यहां पे होना ही चाहिए इतना टेंशन, 6 m बोलो 2/10, g बोलो 10, तो 10 से 10 कैंसिल होगा 12 न्यूटन। अगर 12 न्यूटन टेंशन यहां पे क्रिएट हुआ तभी √5gl वेलोसिटी मिल पाएगा, तभी ये सर्कुलर मोशन पूरा कर पाएगा। लेकिन ये स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन 10 न्यूटन ही टॉलरेट कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा, कैन द स्टोन डिस्क्राइब द वर्टिकल सर्कुलर मोशन? नो, दिस इज द आंसर। चलिए फटाफट आगे देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से एक m मास के पार्टिकल को क्या किया, रिलीज, as shown in the figure. Would it loop if h is equal to 4r? What is the force on the circular track when it is at point B and point C? देखो फोर्स की बात तो हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन क्या ये वर्टिकुलर सर्कुलर पाथ को पूरा कर पाएगा? मेन क्वेश्चन ये है। ढंग से समझना, डायग्राम बहुत छोटा और बेवकूफ की तरह बना इन्होंने, अपन थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के समझते हैं, क्लियर पिक्चर देखते हैं। इस तरह का डायग्राम है। तो बेटा देखो, यहां से बॉल को अगर मैं रिलीज करता हूं, इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 क्योंकि मैंने किया रिलीज, और ये हाइट है h। तो आपको पता है जब यहां से यहां तक मूव करके आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन पाथ के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल का वर्क होगा 0। तो कंप्लीट वर्क ग्रेविटी कर रहा है और ग्रेविटी का वर्क डन है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट पे जो इसको वेलोसिटी गेन किया है वो √2gh होगा। जो इसको नीचे गिरने की वजह से ग्रेविटी के पॉजिटिव वर्क की वजह से जो इसको साहब वेलोसिटी मिला वो होगा √2gh। और ये आप खुद निकाल सकते हो। मान लो यहां पे मैंने इसको ड्रॉप किया तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, यहां पे आने के बाद ये वेलोसिटी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, यहां पे पोटेंशियल लिख लो, यहां पे लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी निकालो, आएगा √2gh। ठीक है सर। और इस तरह के पाथ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए जो इसको वेलोसिटी चाहिए होता है, रिक्वायर्ड जो चाहिए वो साहब इसको चाहिए √5gr। देखो स्मॉल r, इतना उसको वेलोसिटी चाहिए, इतना मिला। तो पूरा करने के लिए जो मिला है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होना चाहिए जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा मिलेगा तो काम कर दोगे। रिक्वायर्ड बताओ कितना है, √5gr, मिला कितना है √2gh। अब यहां पे h की वैल्यू दी हुई है 4r, तो जैसे ही h की वैल्यू आप 4r रखेंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा √4r, 4 × 8gr। तो मिला कितना बताओ, 8gr, और चाहिए कितना, 5gr। तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन पूरा कर लेंगे। आंसर क्या होगा, यस। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, यहां से यहां तक गिरने में इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर, कैसे पता चलेगा? अरे लगाओ भैया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, √2gh होगी। जितना नीचे गिरता है ना वो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सीधा नीचे गिरे या टेढ़ा नीचे गिरे, नीचे उसकी स्पीड होगी √2gh। और h कितनी है, 4r, तो √2gh, h है 4r, तो 8gr हो गई। और पूरा करने के लिए √5gr चाहिए और उसको मिला 8gr, तो पूरा कर लेगा। आंसर होगा यस। सर फोर्स भी बताओ बी पॉइंट पे। अरे भाई अगर तुम्हें यहां पे वेलोसिटी पता चल गया √8gr है, 2gh, यहां पे 8gr वेलोसिटी है, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg और नीचे mv² भी यार, तो ये वेलोसिटी पता है तो नॉर्मल निकल जाएगा। और फोर्स ऑन दैट सर्कुलर ट्रैक, बॉल की वजह से सर्कुलर ट्रैक पे जितना फोर्स लगेगा सर्कुलर ट्रैक बॉल पे उतना ही लगेगा। तो एफबीडी वाली काम है, एनर्जी कंजर्वेशन से अपने निकाल लिया है। अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, 200 ग्राम। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसके टाइप आपको बहुत अच्छे समझ आने चाहिए। कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा इस कंसेप्ट को लगाना कैसे था।
इज वेसल इन द वर्टिकल सर्कुलर ऑफ रेडियस 80 सेंटीमीटर। देख रहे हो सब सीजीएस यूनिट में दिया है साहब और आंसर दिया है एसआई यूनिट में। यही तो गेम है। massless string, the speed of the particle when the string makes an angle 60 degree but the vertical line is 1.5 मीटर पर सेकेंड। जब ये वर्टिकल से 60 डिग्री बनाया, वर्टिकल से 60 डिग्री बनाया, उसी पॉइंट पे स्पीड दे दिया 3/2 मीटर पर सेकेंड। देन द टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट दिस पोजीशन। अब कहने को सवाल ये बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन आसान है। फिर क्या कह रहे हो? एम स्टार लगाओगे, जैसे मैंने तुम्हें फील करा है उस हिसाब से करोगे तो आसान होगा। कैसे? अब तुम्हें यहां पे डायरेक्टली वेलोसिटी दे दिया, तो अगर वेलोसिटी डायरेक्ट दिया हुआ है तो यहीं पे रामलाल को बिठा दो, यहीं पे रामलाल को बिठा दो। रामलाल क्या करेगा कि नीचे लगाएगा mg, इधर लगाएगा टेंशन, और इस डायरेक्शन में होगा mb²/L। ये 60 तो ये भी 60 प्लस mg cos 60। इन नंबर ऑफ टाइम मैंने एफबीडी बना बना के, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में एफबीडी बना बना के सवाल पूछा जाएगा, मैंने तुम्हें यहां पे वेलोसिटी बता के यहां पे टेंशन निकालना सिखा दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहां की वेलोसिटी नहीं दी है। देखो पढ़ो, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। जब स्ट्रिंग वर्टिकल से 60 डिग्री पे है, जब स्ट्रिंग वर्टिकल से 60 डिग्री पे, तो वहां पे स्पीड बता दिया 3/2। तो यहीं पे एफबीडी आपको बनाना था। चलो बेटा, अब यहां पे टेंशन को लिखोगे तो T बराबर होगा आपका mg cos 60 प्लस mb²/L। यहां से टेंशन आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर कहना चाहते हैं तो लाइए मैं कर देता हूं। m की वैल्यू आप ऐसा यूनिट में रखेंगे तो 200 ग्राम बाई 1000 तो केजी हो जाएगा। यहां पे वेलोसिटी 3/2 दिया, डायरेक्ट रखो, cos 60 1/2 होता है, आंसर निकाल लोगे। कंसेप्ट समझाना है था। बच्चे गलती क्या करते सुनो, जो जनरलाइज टेंशन वाला फॉर्मूला है वो लगा देते हैं, mb²/L प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। वो टेंशन यहां पे गिवन वेलोसिटी के टर्म्स में था, लेकिन 60 डिग्री पे एग्जैक्टली वेलोसिटी दे दिया है, तो बाहर की तरफ ये वाला वेलोसिटी रख देंगे तो mb²/L प्लस mg cos थीटा यही टेंशन के इक्वल होगा। ये यहां पे समझना था। Stone of mass 1 kg tied with a string and it is vesselled in a vertical circle of radius 1 meter। बहुत सही, बहुत सही। Mass 1 kg, length 1 meter। If tension at the highest point is 40 Newton, then velocity at the lowest point will be। बहुत सही। देख रहे हो मजाक इसका, ये क्या कर रहा देखो। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, बच्चे हिल जाते हैं, लेकिन तुम नहीं हिलोगे क्योंकि तुमने पकड़ के रखा है माय स्टार को। If tension at the highest point is 40 Newton, hence tension at the lowest point is 20 Newton। 14 न्यूटन प्लस 6 mg। अरे 6 ऐड नहीं करना, 6 mg ऐड करना है। ऊपर वाले पॉइंट पे जो टेंशन होता है उससे 6 mg नीचे ज्यादा होता है, तो ये लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन है। अब तुमसे पूछा है वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का जो फॉर्मूला है वो है आपका mb²/L प्लस mg। फील करो इस बात को, क्या ये आप जानते हैं? जानते हैं? हाँ सर, एफबीडी बनाएंगे। लोएस्ट पॉइंट पे अगर एफबीडी बनाते हैं तो ऐसा ही तो बनता है। लोएस्ट पॉइंट पे एफबीडी बनाते हैं तो ऊपर T, नीचे mg और नीचे mb²/L। और ऊपर अगर टेंशन है 14 न्यूटन तो नीचे हो जाएगा 6 mg। यहां से वेलोसिटी निकालना है तो ध्यान से देखना, mg को इधर ले आओ तो ये होगा तुम्हारा 14 प्लस 6। m की मास वैल्यू बोलो। स्टोन ऑफ मास 1 kg, मास 1 और g 10 इज इक्वल टू मास 1 v² बटा l कितना है 1 मीटर, ये भी 1 प्लस मास कितना है, मास है 1 इंटू जी की वैल्यू 10। अब अच्छे से फील करना, ये तुम्हारा हो जाएगा 60 प्लस 14। तो 60 प्लस 14 कितना हो गया? 60 प्लस 14 74 और 74 प्लस 10 84 इज इक्वल टू v²। कुछ गलत कर रहा हूं क्या? स्टोन ऑफ मास 1 kg tied with a string and it result in a vertical circle of radius 1 meter. If the tension at the highest point is 14 Newton, then the velocity at the lowest point will be। सॉरी शक्तिमान, ये जो 10 है प्लस 10 है, इधर आएगा तो माइनस 10 होगा, तो ये होगा 60 प्लस 14 तो 60 74 माइनस 10 इज इक्वल टू v²। तो v इज इक्वल टू √64 मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, क्या अप्रोच तुम्हें समझ आया?
अप्रोच समझ आया? क्या किया हमने बताओ? ऊपर का टेंशन दिया तो हमने ऊपर की वेलोसिटी निकाली। हमने क्या किया? ऊपर का टेंशन हमें पता है तो उसमें 6 mg जोड़ दूंगा तो नीचे का टेंशन होगा। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। ऊपर का टेंशन पता है तो नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन 6 mg ऐड कर देंगे। और हमें पता है कि बॉटम पोस्ट पॉइंट पे नीचे mvg और नीचे mv स्क्वायर वेल वही टेंशन के बराबर होगा। नेक्स्ट देखो, a particle of mass 200 gram is moving in a circle of radius 2 meter. The particle is just looping the loop. देखो जहां भी लिखा हो just looping the loop, इसका मतलब यह है कि उसकी जो वेलोसिटी है रूट अंडर 5 g r या l है मिनिमम हाइट पे। The speed of the particle and the tension in the string at the highest point of the particle will, हो highest point पे जस्ट लूपिंग द लूप के केस में वेलोसिटी है रूट अंडर जीएल या जी आर जो भी लिखेंगे और टेंशन होगा 0। मतलब यही 3 में से एक आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से कंसेप्ट फील कराया। ओहो बहुत अच्छे से कंसेप्ट मैंने ये आपको फील कराया बेटा, बहुत अच्छे से। तो निकाल लीजिए रूट अंडर जीएल रख दीजिए, एल की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका रूट 20, रूट जी की वैल्यू 10 और एल 2 तो रूट 20, रूट 20 मतलब 4 पॉइंट समथिंग। ये आ गया आंसर बी। बहुत इजी है बेटा, कंसेप्ट तुम समझ गए तो आंसर निकालना बहुत आसान होगा। A particle is moving in a vertical circular of radius r at the p. What will be the velocity of a particle? ठीक है, a particle is moving along a vertical circle of radius r, then what at p, नहीं r रेडियस के वर्टिकल सर्कुलर में घूम रहा है, at p what will be the velocity? p पे वेलोसिटी क्या होगा ऑफ द पार्टिकल assuming critical condition। अब देखो एक ही चीज को कई अलग अलग भाषा में लिख देता है। बच्चे को अगर कितना भी पढ़ा दिया जाए लेकिन ऐसे सवाल ना बताया जाए तो बच्चा कंफ्यूज रहता है। What is the meaning of critical point? Just looping the loop. And what is the meaning of just looping the loop? मिनिमम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है यहां पे वो है रूट अंडर 5gr। तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगा? लगा लो सीओमी, यही पे पोटेंशियल 0 मान लो। कई बच्चे कहते हैं सर यहां पे हम 0 मानेंगे, तो यहां 0 मानो, यहां पे 0 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाओ सीओमी, सीओएमई मैंने आपको पहले ही बोला था बिटवीन ए एंड पी। मैंने आपको पहले ही बोला था वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल है। अगर ये सवाल कहीं से अकेला आपको मिल जाता तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल मानते आप इसको, पर यहां क्यों करा रहे हो? क्योंकि यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ ये भी आपको समझना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लिमिटिंग केस क्या होता है। देखो एज्यूमिंग कंडीशन, एज्यूमिंग क्रिटिकल कंडीशन, तो क्रिटिकल कंडीशन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। बताओ बेटा यहां पे वेलोसिटी कितना है? रूट अंडर 5gr। तो पोटेंशियल बोलो 0, यहां पे पोटेंशियल 0 मान लिया अपन ने। काइनेटिक बोलो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपल 5gr इज इक्वल टू, यहां पे पोटेंशियल बोलो तो देखो यहां से हाइट निकालोगे बेटा, तो यहां से हाइट आप ऐसे निकालोगे, ये अगर r है तो r का वर्टिकल कंपोनेंट r cos थीटा, ये r प्लस r cos थीटा, तो ये होगा आपका m g r प्लस r cos थीटा। इतना ही तो ऊपर है, प्लस वहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। सबसे पहले मास काट दो, मास तो कटेगा ही। अब अच्छे से समझो, आर की वैल्यू नहीं दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये टर्म को उठा के यहां ले आओ, लेकिन इस टर्म को उठाने से पहले यहां पे थीटा की वैल्यू, ये यहां से एंगल लिया था आपने ऐसे, ये आर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 है तो इसको 60 रखो। कॉस 60 बोलो क्या होगा? कॉस 60 1/2, तो ये बनेगा r प्लस r/2। तो देखो क्या होगा 5gr/2, ये होगा तुम्हारा, ये दोनों ऐड होकर इधर आएगा 3gr/2। देख लो r प्लस r/2, 3r/2 इधर आएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 5gr में से 3gr सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2gr होगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 2gr। ये आंसर है, ये आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? इतने सवारे वैरायटी के सवाल करा दिए, मजा आ गया। देखो A particle of mass m attached to the end of a string of length L, ये L स्ट्रिंग के लेंथ से कनेक्टेड है, L स्ट्रिंग के लेंथ से कनेक्टेड है, रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। यहां से हिंज किया, O पे हिंज किया और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया, उसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी थी 0, लेंथ है इसका L। क्लियर है? When it vertical below the O, जब ये O से जस्ट नीचे यहां पे पहुंचेगा, ये पार्टिकल यही वाला O से जस्ट यहां पे नीचे पहुंचेगा, तो इसका जो स्ट्रिंग है वहां पे एक नेल लगा हुआ है, कील समझते हो? When it is vertical below B, the string makes contact with a nail N, यहां पे एक कील है, इसमें फंस जाएगा। Place directly below O at a distance h डिस्टेंस पे, यहां से h डेप्थ पे है,
एंड रोटेट अराउंड इट, इसी किल के अराउंड ये को इस वर्टिकल पाथ पे घूमा। फॉर द पार्टिकल टू स्विंग कंप्लीटली अराउंड द नेल इन अ सर्कल वुड विल विद द कंडीशन बिटवीन एच एंड एल। बहुत तगड़ा सवाल, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम इसको बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा। तो कैसे बताइए? तो जिस इंस्टेंट पे एल लेंथ की स्ट्रिंग को तुमने छोड़ा था, गिरते 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 आएगा तो कितना नीचे गिरा? एल लेंथ। तो यहां पे इसको वेलोसिटी मिलेगा रूट अंडर 2gl। कैसे सर? अरे भाई ये इस लेवल पे है, यहां पे एल लेंथ की स्ट्रिंग से छोड़ा है, यहाँ पोटेंशियल जीरो मान लो, और नीचे आया, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो mgl, और वही काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो mgl बराबर हाफ mv स्क्वायर कर दो, यहाँ पे वेलोसिटी इसको इतना मिलेगा। अब जैसे ही यहां पहुंचा तो ये कंडीशन थी, लेकिन अब स्ट्रिंग फंस गया और इस रेडियस के पाथ में घूमेगा। तो ये लेंथ बताना क्या था? l, और ये लेंथ बताना क्या है? h। तो ये रेडियस जो होगा डिफाइन होगा l माइनस एच, मतलब यहां पे जो रेडियस डिफाइन होगा वो होगा l माइनस एच। तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए जो वेलोसिटी इसको रिक्वायर्ड होता है, जो इसको चाहिए, जो इसको चाहिए वो चाहिए रूट अंडर 5gr। अगर मान लो जो तुम्हें मिला वो साहब कम है जो तुम्हें चाहिए से, तुम्हें 10 रोटी की भूख है, 2 ही रोटी मिला, भूख पूरा होगा क्या? नहीं। तो हमें जो मिला वो अगर कम है, ये मिला जो रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा नहीं होगा। वर्टिकल सर्कुलर पाथ तभी पूरा होगा, बहुत छोटी सी कंडीशन है कि जो मिला है वो ज्यादा है जो रिक्वायर्ड से। जितना चाहिए ना, ये चाहिए, देख इधर, ये चाहिए रूट अंडर 5gr, आर की वैल्यू रख दे एल माइनस एच, इतना मुझे चाहिए। लेकिन जो मुझे मिला है वो मुझे इससे ज्यादा मिला है, और वो मिला है रूट अंडर 2gl, ये मुझे ज्यादा मिला है। रूट से रूट कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 2l मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5l माइनस 5h। माइनस 5h को इधर ले आओ, साइन एज इट इज रहेगा, माइनस 5h को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 5h, 2l को उधर ले जाओगे तो देखो बेटा 5l में से 2l आएगा तो ये हो जाएगा 3l। तो h इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3l बाई 5। h स्मॉल h ग्रेटर देन और इक्वल टू 3l बाई 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 3l बाई 5, ये आपका सेकंड आंसर होगा। समझ आया? देखो इतना थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिच करना पड़ेगा बेटा, है ना, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सवाल आपको करना पड़ेगा। एज शोन इन फिगर, अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजेस। अब लगातार इंक्रीजिंग वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। देन एट व्हाट पॉइंट स्ट्रिंग विल ब्रेक, किस पॉइंट पे रस्सी टूट जाएगा? तो रस्सी किस पॉइंट पे टूटेगा सर? इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे, नीचे, सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होता है, तो रस्सी वहीं पे टूटेगा जहां पे स्ट्रिंग में टेंशन सबसे ज्यादा डेवलप होगा। आंसर होगा आपका बी। ये तो एनएलएम में भी मैंने सर्कुलर डायनेमिक्स में सवाल कराया था। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू एन एंगुलर पोजीशन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। If it is released, then velocity of the bob at the equilibrium, मुझे लगा था बढ़िया होगा। ये तो अगर आप MR स्टार लगाएंगे एक ही लाइन में आंसर आएगा। थीटा 0 पे वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो थीटा 0 पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0। थीटा 0 पे वेलोसिटी होना चाहिए 0। तो रूट अंडर 2gl, बेटा ये L है, ये L है, देखो L है, आपने यहाँ पे L लगाया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, थीटा 0 वेलोसिटी 0, यहाँ पे थीटा 0 रखोगे वेलोसिटी 0 आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा आंसर। मैं पढ़ लेता हूँ सवाल एक बार। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन एट एन एंगुलर पोजीशन। अच्छा, ये मीन पोजीशन पे है, यहाँ से क्या किया साहब, इसको थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर लिया, लेंथ का स्ट्रिंग है, और यहाँ से इसको रिलीज किया। तो आपसे पूछा है कि जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जब यहाँ से रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी 0 है। मत क्या करो यार ऐसे सवाल, है तो तुम्हारे पास MR स्टार, पता नहीं जी कौन सा ट्रिक लगाता है, हर एक सवाल को बिना कैलकुलेशन से कर लेता है। क्या लगाया? दुनिया को ऐसे सवाल करके दिखाओगे तो यही तो कहेगा, पता नहीं जी कौन सा ट्रिक लगाता है, हर एक सवाल को बिना कैलकुलेशन से ही करता है। नहीं, हर एक सवाल को नहीं, कुछ कुछ सवाल को। देखो थीटा एंगल पे आ जाएगा तो वेलोसिटी पूछा है, यहां से छोड़ा, ये थीटा चल गया तो वेलोसिटी पूछा है। अगर मैं थीटा 0 रखूं तो
तो जहां से छोड़ा वहीं पे वेलोसिटी पूछ लिया, जहां से छोड़ा वहीं पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। तो 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, एक ही ऑप्शन में थीटा 0 रखो, cos 0 1 होगा, 1 - 1 0 होगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को समझ आया होगा। अब आप इस कंडीशन में आ गए हैं कि आपको समझ आना चाहिए। ये वो सवाल है जिसके बारे में बात कर रहा था, बहुत तगड़ा सवाल है। देखो, stone is tied to a string of length L and it is whistled in the vertical circle with the other end of the string is at center, other end of a string is at center, ऐसा सवाल है। अदर स्ट्रिंग इस सेंटर पे फिक्स्ड है, लेंथ इसका L है, इधर वेलोसिटी कितना दिया बताओ, u। The stone is at the lowest position and has a speed u. Lowest position पे जब स्टोन था तो उसको स्पीड u दिया। The magnitude of the change in velocity as it reaches at a position when the string becomes horizontal. जब ये स्ट्रिंग horizontal हो गया तो इसकी वेलोसिटी यहां पे कुछ होगी v। अब आपसे सवाल पूछा है कि जब यहां पे था A से और B पे पहुंचा तो चेंज इन वेलोसिटी बताओ क्या होगा। अब यहां पे समझना, हमने ये गिवन वेलोसिटी के टर्म्स में इसको यहां पे u वेलोसिटी था तो यहां पे निकालना जानते हैं COME से, और डायरेक्ट आंसर भी याद है। डायरेक्ट आंसर कैसे याद है देखो, तो v इज इक्वल टू तुम्हें याद होना चाहिए u0, लेकिन यहां पे u दिया है तो u² प्लस 2gl cos थीटा माइनस 1। याद करो, करो करो, नहीं हो रहा तो सर मारो दीवार में। गजोधर देख इधर, रोज नाम चेंज कर देता हूं तेरा। देखो, थीटा यहां पे रखोगे 90, यहां पे u है, थीटा 90 चलने के बाद cos 90 होता है 0, तो -2gl आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा u² माइनस 2gl। ये COME अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। यहां पे पोटेंशियल 0 मान लीजिए, काइनेटिक ही होगा, यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा तुम्हारा mgl और काइनेटिक हो जाएगा ½ mv²। यही आंसर आएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी, ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी वहां पे, और ये इनिशियल वेलोसिटी u है। चेंज इन वेलोसिटी, तो इसमें से ये घटा लो। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। जब ये यहां था तो इसकी डायरेक्शन से था आई कैप, और जब यहां पहुंचेगा तो इसकी डायरेक्शन है जे कैप। तो जब आप इसको सबट्रैक्ट करोगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी होगा तुम्हारा √अंडर u² - 2gl जे कैप माइनस ui कैप। ये होगा फाइनल वेलोसिटी, ये होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब, आज रफ्तार से मैच नहीं कर पा रहा है भाई, ये गया। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √x का कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y का, तो इन दोनों का कंपोनेंट का होल स्क्वायर करके जोड़ दो। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो सिंपल आ जाएगा u² माइनस 2gl, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो -u का होल स्क्वायर प्लस u²। तो ये टर्म आएगा √u² प्लस u² 2u²। 2 चाहे तो आप बाहर निकाल ले, ये आपका आंसर हो। ज्यादातर बच्चा सी टिक करता है, क्यों? क्योंकि यहां जो स्पीड आया उसको इससे घटा देता है। तो आपको स्पीड का डिफरेंस नहीं पूछा है, आपको वेलोसिटी का डिफरेंस पूछा। समझ आया बेटा अच्छे से? तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक पावर। पावर क्या होता है पावर? तो सुनो ध्यान से। मान लो कि आज की क्लास में मैंने सबको होमवर्क दिया। क्या दिया बेटा? होमवर्क दिया। सबको होमवर्क दिया कि कल तुम्हें होमवर्क करके आना है। 10-15 सवाल दिए, सबको डीपीपी करके आना है, कल डीपीपी करके आना है। अब साहब कल क्लास में सब लोग आए, मैंने पूछा गजोधर से, और भैया गजोधर कितने सवाल किए तुमने? सर 15। मैंने पूछा रामलाल से, रामलाल कितने सवाल किए? सर 15। मैंने पूछा कल्लू से, कितने सवाल किए? सर 15। मैंने पूछा बाला से, कितने सवाल किए? सर 15। गजब यार, सारे के सारे 15। अरे सर हमारा स्टार लगाया, सारे सवाल कर दिए। मैंने चेक करा, सबके 15। अब यार मुझे नंबर देना था, अब मैं नंबर कैसे दूं? तो फिर मैंने सबसे पूछा, और भाई गजोधर तुमने कितने देर में किए 15 सवाल? उसने कहा सर हमें 15 क्वेश्चन करने में 6 घंटा लगा। अरे भाई 15 क्वेश्चन करने में 6 घंटा लगा, ठीक है। दूसरे ने कहा, रामलाल ने, कि सर हमने तो 15 सवाल एक ही घंटे में कर दिए थे, ठीक है। कल्लू ने कहा सर मैंने तो 15 सवाल 15 मिनट में कर दिया था। कल्लू कहता नहीं, तो मतलब नाम है बस ये। एक कहता नहीं सर मुझे तो 7 घंटा लगा था। एक कह रहा नहीं सर मुझे तो 20 घंटा लगा था, 20 घंटे में लगातार मैंने खूब मेहनत किया, लेकिन मैं 15 सवाल करके लाया।
अब काम तो सबने सेम किया, लेकिन टाइम सबने अलग अलग लिया। अब काम सबने सेम किया, सबने 15-15 सवाल किया, तो मतलब वर्क करने की कैपेसिटी सबकी सेम है, सबने सेम एनर्जी, सबके पास सेम एनर्जी था। क्या बात कर रहे हो सर? सबके पास सेम एनर्जी था। हाँ, जितना एनर्जी से इसने काम किया उतनी एनर्जी से इतने काम किए। मुझे दोगे सवाल सॉल्व करने के लिए, 15 सेकंड में करके रख दूंगा। 15 सवाल 15 सेकंड, अरे ऐसा नहीं, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। 15 मिनट में कर लिया मान लो मैंने, 15 मिनट में ये भी कर रहा, 15 मिनट में भी कर रहा। सबके पास वर्क करने की कैपेसिटी, सबके पास एनर्जी सेम है, लेकिन सबकी एक फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है। क्या? सबने काम किया, सेम काम किया, लेकिन अलग अलग समय लिया। तो टोटल वर्क डन बाई डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि जो ज्यादा टाइम लिया ऑब्वियस सी बात है उसको कम मिलेगा, उसकी कम होगी। जो ज्यादा टाइम लिया उसके कम है, जो कम टाइम लिया उसका ज्यादा है। क्या ज्यादा है सर? पावर। क्या ज्यादा है? पावर। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं इन टाइम टी। कोई भी चीज मैं डिफाइन करता हूं तो हमेशा आपको याद होगा इन टाइम टी और एट टाइम टी। एट टाइम टी का मतलब है इंस्टेंटेनियस पावर, और इन टाइम टी का मतलब है एवरेज पावर। इसको और अच्छे से फील करो। मान लो कि एक पार्टिकल को यहां से उठा के एच हाइट पे लेके जाना है, तो मान लो मैंने इसको यहां से उठाया और धीरे 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 उठा के यहां पे रख दिया, 10 मिनट लगाया, और मैंने उठाया और तुरंत रख दिया, तो काम तो सेम ही हुआ। कितना काम किया? mgh के बराबर। यहां से यहां तक वर्क हुआ mgh के बराबर, लेकिन ज्यादा टाइम लोगे उसी काम को करने में, मतलब आपकी पावर कम थी, आपकी पावर कम है। और जो उसी काम को जल्दी कर देगा उसकी पावर ज्यादा है। तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज डिफाइंड एज पावर। और रेट ऑफ वर्क डन with respect to time is defined as instantaneous power. Rate of work is defined as instantaneous power, and total work done divided by total time taken is average power. ये है एवरेज और इंस्टेंटेनियस की कहानी। सर वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन is defined as average power? Yes, you can say. ओहो हो, वेक्टर नहीं है, पावर स्केलर है। बताऊंगा कैसे, समझ आया? ठीक है सर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, किस रेट से आप वर्क को कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस पावर है। बहुत रफ्तार में वर्क कर रहे, किए जा रहे हो, बहुत रफ्तार में किए जा रहे हो, तो तुम्हारी पावर ज्यादा है। बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, लगे पर बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, मरे मरे से काम कर रहे हो, तो तुम्हारी पावर कम है। समझ में आया कि नहीं? तो रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा बेटा, जिस रेट से वर्क हो रहा है तो आप कह सकते हो dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है। हाँ सर, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है। तो dw को अगर मैं एफ डॉट डी एस रख दूं, यहाँ पे dw को क्या रख दूं? एफ डॉट डी एस। हाँ, डॉट प्रोडक्ट रखूंगा, ये डॉट है, याद रखिएगा। तो dw ds बाई dt, dt नहीं आता, dw को रखा है मैंने। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये बन गया फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, तो क्या मैं इंस्टेंटेनियस पावर को लिख सकता हूं एफ वी कॉस थीटा? यस, इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज एफ बी कॉस थीटा। अगर मैं कहता हूं कॉस थीटा 0 है, अच्छा व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन एफ एंड वी, एंगल बिटवीन एफ एंड वी। और दो वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट देते हो तो स्केलर रिजल्ट होता है, इसलिए पावर क्या होगा? स्केलर। इसका यूनिट क्या होता है? वॉट। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। चलो, थीटा 0 है तो जो पावर डिलीवर्ड होगा वो मैक्सिमम होगा एफ बी। थीटा अगर 90 है तो पावर डिलीवर्ड 0, और अगर थीटा निगेटिव है तो पावर डिलीवर्ड आएगा आपका माइनस निगेटिव, मतलब पावर डिलीवर्ड क्या आएगा? निगेटिव। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पावर, मतलब ऑब्जेक्ट पे वर्क कोई दूसरा ही करेगा ना, कोई ऑब्जेक्ट अपने तो वर्क नहीं करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो किसी और पे करेगा। तो जिस रेट से किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा वो निगेटिव है, तो इसका मतलब वर्क निगेटिव था क्या? हाँ, क्योंकि टाइम तो वैसे भी निगेटिव नहीं हो सकता। देखो, तो पावर निगेटिव का मतलब वर्क निगेटिव, और निगेटिव वर्क में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कम। तो आप कह सकते हो कि पावर निगेटिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम होगा। मतलब किसी पे तुमने निगेटिव
पावर सप्लाई किया, उस पर निगेटिव काम कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और किसी पे आपने पॉजिटिव काम कर दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। पॉजिटिव काम करने पे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और किसी पे तुम पावर डिलीवर नहीं कर रहे हो तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखो ना, स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो यहाँ से थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस पावर का फील आया आपको। तो इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल फील दिला दूं, क्योंकि जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ते हो तो उसका ग्राफिकल फील बहुत जरूरी है। मान लीजिए वर्क वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ बनाया और मैं पूछूं इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इसका पावर होगा। क्या बात कर रहे हो सर? यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw/dt इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt। देखो स्लोप का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, dw/dt, एंड dw/dt को क्या डिफाइन किया, पावर। तो वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, या वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। तो किसी ऑब्जेक्ट का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में जो हो रहा होगा उस ग्राफ का स्लोप पावर को बताए। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, अगर आप पावर और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो उसका एरिया अंडर द कर्व किसको बताएगा? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? जो y पे रखा है, p का x के रिस्पेक्ट में, जो y पे रखा है उसका x के रिस्पेक्ट में, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dt। और p डॉट dt का इंटीग्रेशन होगा क्या, तो फॉर्मूले पे जाओ, p इज इक्वल टू द dw/dt। अगर dt को उठा के यहां चिपका दो तो p dt इज इक्वल टू dw। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा टोटल वर्क, मतलब इसका एरिया किसको बताएगा, वर्क डन को। गजब बात हो गया। हम तो तलाश में थे कि वर्क का रिलेशन किसी तरीके से टाइम के साथ कहीं दिखे तो सही, दिख गया। याद है आपको कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया भी वर्क होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया भी वर्क होता है, और पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया भी वर्क होता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, और ये याद रखने के लिए आपको बहुत स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, ये याद बहुत आसानी से आप रख सकते हैं। सर कैसे कैसे? फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला का डिफरेंशियल फॉर्म स्लोप को बताता है, इंटीग्रल फॉर्म एरिया अंडर द कर्व को बताता है। ठीक है, चलो इधर देखो। As engine pumps 800 kg of water through the height of 10 meter in 80 seconds, find the power of the engine if its efficiency is 75%. Find power of engine if its efficiency is 75%। अगर उसकी efficiency क्या है, 75%। सुनिएगा ध्यान से। An engine pumps 800 kg water, मतलब एक इंजन है जो यहां से 800 kg वाटर को उठा के 10 मीटर हाइट पे रख रहा है। कितनी वेलोसिटी से रख रहा है सर? वेलोसिटी नहीं दिया, मतलब इसका काम बस इतना है, यहां से उठा के 10 मीटर हाइट पे रख देना है। कितनी देर में? टाइम कितना ले? 80 सेकेंड। तो इन 80 सेकेंड का मतलब एवरेज पावर पूछ रहा है आपसे, पी एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इतने मास को इतने हाइट तक उठा के रखने में कितना वर्क किया होगा, है ना? और स्पीड दिया नहीं तो मानोगे कि इन्फिनिटली स्मॉल स्पीड से किया गया। इंजन क्या कर रहा है, पानी को उठा के यहां रख रहा है, तो पानी को उठाया एम मास को और यहां से यहां रख दिया, तो ग्रेविटी ने कितना निगेटिव वर्क है, mgh, उतना ही मैन ने पॉजिटिव वर्क किया होगा इसको यहां तक यहां लाने में। या तुम कह सकते हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 है, रेफरेंस मान लो। तो जितना पोटेंशियल चेंज होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो और इन्फिनिटली स्मॉल स्पीड से ला रहे हो, तो यहां कह सकते हो कि वर्क डन जो हुआ है वो mgh के बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां जो असल में पावर डिलीवर्ड हुआ है इतने पानी को उठा के रखने में, वो हो गया तेरा मास बोलो 800, g10, h10 और डेल्टा t 80 सेकेंड। 80 से कैंसिल करोगे 10, तो ये p इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर 3 वोट, मीन्स 1 किलोवाट, मीन्स 1 किलोवाट। 10 to the power 3 means 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। चलो साहब ठीक है, 1 किलोवाट। ओके, अब आंसर बताओ क्या है इसका, एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा। तो असल में इतना पावर डिलीवर हुआ है, तो इंजन क्या इतना ही पावर इनपुट ले रहा था? क्या पावर, इंजन की पावर इतनी ही थी? नहीं, इंजन की पावर मान लो कुछ P है, P0 है। इंजन की ओरिजिनल पावर, रियल पावर P0 है जो तुमसे पूछा है। अब जब इंजन स्टार्ट हुआ तो कुछ
साउंड भी आएगा इंजन की स्टार्ट होने, तो साउंड अपने आप कहीं से थोड़ी ना पैदा ले रहा है, वो इंजन ही तो, इंजन के पावर में से ही तो आवाज आ रहा है। इंजन गर्म होता है तो इंजन ने जितना काम किया वही तो हीट में लॉस हुआ। तो जो असल में इंजन काम कर रहा है उसका पूरा का पूरा पानी उठाने में यूज नहीं हुआ है, उसका कुछ परसेंट हुआ है। कितना परसेंट हुआ है? 75%। तो इसका 75% ही आपने ये पी निकाला है। तो पी नॉट 75% को आप लिख सकते हैं 3/4, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1 किलोवाट। तो यहां से पी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 किलोवाट आंसर। पी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 किलोवाट आंसर। समझ आया आपको बहुत अच्छे से? ये 4/3 किलोवाट आंसर। असल में आंसर 1 किलोवाट क्यों नहीं है? क्योंकि इफिशियंसी की बात करिए, अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो वर्क पावर इतना ही आता, अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो पावर इतना ही आता, लेकिन वो इफिशियंसी की बात करी तो असल में जो काम हुआ है उससे ज्यादा इंजन का पावर था। क्यों? क्योंकि ये तो आउटपुट, इतना तो काम हुआ है। असल में जो इंजन का पावर था वो पूरा अपने पावर के बराबर काम थोड़ी ना कर पाएगा। जब इंजन चलेगा तो आवाज आ रही, हीट डेवलप हो रहा, तो कुछ एनर्जी लॉस हुआ है। असल में जितना पावर है उसका कुछ परसेंट ही यूज हुआ। तो असल पावर का 75% बराबर आउटपुट पावर। ये आउटपुट पावर पी जो आपने यहां पे mgh बाई डेल्टा टी से निकाला है। बहुत बढ़िया सवाल बेटा। नेक्स्ट देखो, एवरेज वर्क डन बाय अ ह्यूमन हार्ट व्हाइल इट बीट्स वंस इन अ 0.5 जूल। एवरेज वर्क डन, तो ये वर्क डन हो गया। कैलकुलेट द पावर यूज बाय द हार्ट इफ इट बीट्स 74 टाइम्स इन अ मिनट। सबसे पहली बात यहां पे 74 टाइम्स इन अ मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करो। क्या करो? सेकेंड में चेंज करो। एंड टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम से डिवाइड कर दो। एवरेज वर्क डन बाई ह्यूमन हार्ट व्हाइल इट्स बीट्स वंस इज 0.5 जूल। ये एवरेज वर्क डन है। किसमें? एक बार बीट करने में इतना है। तो एक मिनट में कितना हो? एक मिनट में सर 74 टाइम्स कर रहा है तो एक मिनट में इतना वर्क होगा। पर सेकेंड कितना वर्क हो जाएगा? तो पर सेकेंड वर्क निकालने के लिए डिवाइड कर दो, तो यहां पे वर्क पर सेकेंड आएगा। और यही वर्क पर सेकेंड आपका क्या होता है? पावर। यही वर्क पर सेकेंड क्या होता है? पावर। ठीक है। अच्छा ऐसे देखो, 70 एक बार बीट करने में एवरेज वर्क डन बाय ह्यूमन हार्ट व्हाइल इट बीट्स वंस, लिखा है बीट वंस, देखो यहां पे लिखा है बीट वंस। एक बार बीट करने में इतना वर्क करा, कितना? 0.5 जूल वर्क। ध्यान से सुनना। तो 74 टाइम्स बीट करने में कितना वर्क होगा? 74 इंटू दिस, ये टोटल वर्क हो गया। 0.5 इंटू 74, ये टोटल वर्क हो गया। और ये कितने टाइम में हुआ है? 74, ये टोटल वर्क हो गया जूल। कितने टाइम में हुआ है? 60 मिनट में। तो डिवाइड कर दो 60 मिनट से। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इन अ मिनट, सॉरी 1 मिनट। 1 मिनट। आप यहां पे इसको मिनट नहीं रख सकते क्योंकि ऐसा यूनिट में आप, ऐसा पावर कैसा यूनिट होता है? वॉट, जिसमें ये सेकंड होता है। तो 1 मिनट को 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। 0.5 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 60 सेकंड। 1 मिनट को 60 सेकंड रख देंगे। आई एम सॉरी, 1 मिनट को 60 सेकंड रख देंगे। बहुत आसान सवाल, कोई खास बात नहीं है। बॉडी इज बीइंग मूव फ्रॉम रेस्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, along a straight line by a machine deliver constant power। एक मशीन है जो इसको constant power deliver कर रहा P। The distance covered by the body in time t is proportional। Body is being moved from rest। Initial velocity इस body की क्या है? 0, mass कुछ है में। Initial velocity of the body is 0। सवाल पावर के नीट में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिए और सीखिए इसको। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर बार फिजिक्स में जादू नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां पे देखिए ध्यान से, पावर कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो मैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लूंगा, और t इक्वल टू 0 पे अगर इसकी इनिशियल पोजीशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0, यहां पे इनिशियल पोजीशन 0 मान लूंगा, तो हमारा ये पावर आ जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अगर पावर कांस्टेंट है तो किसी इंस्टेंट का पावर और एवरेज पावर एक ही बात है। अगर पावर कांस्टेंट है तो किसी इंस्टेंट का और एवरेज पावर एक ही बात है।